विशेष रूप से आहार पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें क्या खाना चाहिए। योग हमें किस प्रकार से सुपाच्य चीजों को डाइजेस्ट करने में हेल्पफुल होगा। बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड मेरे पास आपके लिए सबसे पहला प्रश्न है। जैसे कि कहा गया है शास्त्रों में, सुस्निग्ध मधुहाराश चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव श्रम प्रत्यय मीताहारा स उच्यते। तो हर जगह मीताहार 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 की बात कही गई है और शिव को समर्पित करते हुए चतुर्थांश उनको देने की बात कही गई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, मीताहार है क्या? क्या आप हमें कुछ एग्जाम्पल के थ्रू बता सकते हो? जी बिल्कुल। देखिए, योग में जब हम शुरुआत करते हैं तो ऐसे कहा जाता है अष्टांग योग है। आप भी जानते हैं, जो भी योग अभ्यासी है, सब जानते हैं कि योग के 8 अंग है, जिसमें पहला ही अंग है यम। और यम के 10 रूपों में से एक रूप है मिताहार। यानी बिना मिताहार करे आप योग की शुरुआत ही नहीं कर सकते, क्योंकि जैसा आप खाते हैं वैसा आप बनते हैं। तो मित आहार मतलब अपने जो शास्त्रों में है, भगवत गीता, शिव संहिता, सभी में बताया गया है कि एक ऐसा आहार जो आपको इजीली डाइजेस्टेबल हो, जो स्निग्ध यानी एकदम सेमी सॉलिड टाइप हो, बहुत ज्यादा सॉलिड ना हो। और उसके पोर्शन के बारे में भी बताया हुआ है कि कैसे आपके प्लेट में पोर्शन क्या होना चाहिए उसका। आपका जो हाफ प्लेट है वो सॉलिड से भरा हुआ होना चाहिए, 1/4 आपका लिक्विड होना चाहिए और 1/4 आपका एम्प्टी। यानी जितनी आपकी डाइट है वो एयर पास होने के लिए 1/4 हम खाली रखते हैं, ताकि क्योंकि ऑक्सीजन जाएगा अंदर तभी डाइजेशन अच्छा होगा। तो यानी मान लीजिए कि आपकी अगर डाइट 4 रोटी की है तो आप 3 रोटी खाइए। बट अगर आपकी डाइट 4 रोटी की है और आप 2 रोटी खा रहे हैं तो वो भी हम मिताहार में नहीं गिनते, उसे हम अल्पाहार कहते हैं, जैसे आप डाइटिंग करते हैं वो। और अगर आपने अपनी डाइट से ज्यादा खाया है तो उसे हम ओवर ईटिंग यानी अति आहार कहते हैं। तो एक बैलेंस डाइट को हम मिताहार बोलते हैं, और आपकी जो प्लेट है उसमें सारे न्यूट्रिशन अवेलेबल होने चाहिए। यानी आप मिताहार में जब भी देखेंगे तो आपका एक जो प्लेट का पोर्शन है उसके अंदर जो भी आप सॉलिड ले रहे हैं, यानी सिर्फ आपके कार्ब्स नहीं होना चाहिए उसके अंदर, और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होना चाहिए उसके अंदर। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल मोनो डाइट पे आप हो। एक बैलेंस डाइट के साथ हम मिताहार करते हैं। साथ में मिताहार के बारे में ये भी कहा गया है कि खाने को खाने की तरह खाएं, यानी सात्विक खाना। यानी फ्रूट है तो फ्रूट की तरह, दूध है तो दूध की तरह। आज के टाइम पे बहुत मिक्स चल रहे हैं, बहुत ज्यादा खाने की वैरायटी चल रही है। एक तो गृहिणियों का वैसे भी काम भी बढ़ता है इससे, दूसरा आपको डाइजेस्ट करने में भी दिक्कत होती है। सिंगल आप एक चीज जैसे फ्रूट को फ्रूट खा लिया, फ्रूट की तरह खा लिया, दूध को दूध की तरह पी लिया, तो वो आपको जल्दी डाइजेस्ट होगा। वही आपने शेक बना के पिया, लैक्टिक एसिड और फ्रुक्टोज एसिड को आपने मिक्स कर लिया, तो उसको डाइजेस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो जिसका डाइजेशन अच्छा है वो जल्दी डाइजेस्ट कर लेता है। तो जितना सिंपल आप अपना डाइट रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। दूसरा, मिताहार में कहा गया है माइंडफुलनेस ईटिंग। जब भी आप अपना खाना खाते हैं, अगर आज के टाइम में सबसे ज्यादा है कि हम खाना खा रहे हैं और फोन देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं टीवी देख रहे हैं, खाना खा रहे हैं बातें कर रहे हैं। अगर आपने अपना डाइट ऐसे आप ले रहे हो तो आपके माइंड को पता ही नहीं चल रहा कि आप खाना खा रहे हो। आपका पेट तो भर रहा है बट माइंडफुलनेस नहीं है, हार्मोन्स रिलीज नहीं हो रहे। आपके डाइजेशन सिस्टम को पता नहीं लग रहा कि अभी हमें डाइजेस्ट करना शुरू कर देना है, क्योंकि माइंड कहीं और भी डाइवर्ट है। तो जब भी हम खाना खाने बैठते हैं तो उस खाने की तरफ हमारा पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए, तो हार्मोन्स अच्छे से रिलीज होते हैं, पाचन आपका मुंह से ही अच्छे से स्टार्ट हो जाता है। तो बहुत इजीली जो है आपका खाना डाइजेस्ट होता है, क्योंकि माइंड को पता नहीं लगा। इसीलिए क्या होता है, खा तो लिया, पेट भर गया, थोड़े टाइम बाद में फिर से आपको भूख लग जाती है, कि माइंड ने इंस्ट्रक्शन नहीं दिया ना कि आपका पेट भर गया, जी। आपने खा लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो ईटिंग है वो बहुत माइंडफुलनेस होना चाहिए। उससे हमारा जो डाइट है वो ओवर ईटिंग आपकी कभी भी नहीं होगी। एंड मिताहार की अगर हम बात करें तो लाइक आपने जो खाया सही समय पे खाया, तो समय बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिताहार के अंदर, कि आपका समय जो है वो भी फिक्स होना चाहिए। सो ये है बेसिकली मिताहार। और मिताहार करे बिना यानी अपने डाइट को मॉडरेट, इंग्लिश में से हम कहते हैं डाइट मॉडरेशन। तो डाइट को मॉडरेट करे बिना, बैलेंस करे बिना आप अपनी किसी भी हेल्थ जर्नी में, अगर हेल्थ जर्नी की बात भी ना करें तो डेली रूटीन की लाइफ, जो भी आपका ऑफिस वर्क है या घर का भी काम है, तो अच्छा फ्यूल अगर आप नहीं डालेंगे तो बॉडी इज जस्ट लाइक अ मशीनरी। ये मशीन की तरह काम करती है। फ्यूल अच्छा नहीं है तो आपकी मशीनरी भी अच्छी वर्क नहीं करेगी। तो हमेशा देखिए कि खाना हेल्दी हो,
सात्विक हो, जितना सिंपल हो, ना बहुत ज्यादा स्पाइसी हो और ना ही बहुत ज्यादा तड़का वाला हो। फैट भी जरूरी है, विटामिन्स भी जरूरी है, कार्बोहाइड्रेट भी जरूरी है, प्रोटीन भी जरूरी है। तो ओवरऑल बैलेंस डाइट में सारे न्यूट्रिशन आपके होने चाहिए। जी। शोभना, बहुत ही अच्छे से आपने आंसर दिया। थैंक यू। एंड अगर किसी को क्वेश्चंस भी हो, जैसे कि जो हमें देख पा रहे हैं, अगर हाँ वो कुछ बिल्कुल। पूछना भी चाह रहे हैं तो जरूर आप पूछिएगा। अगर हमें बीच में लगा कि हम प्रश्न को ले सकते हैं तो हम जरूर कवर अप कर लेंगे, या फिर अंत में हम आपके सारे प्रश्नों का समाधान देने का प्रयास भी करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर कोई भी क्वेश्चंस हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट के थ्रू। ओके। ओके, तो लाइक अमन, हमें ये हमने बात करी कि मिताहार यानी डाइट मॉडरेशन। अब जब हम योग में आते हैं तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि हमारे डाइजेशन जिनका ऑलरेडी बिगड़ चुका है या डाइट मॉडरेट वो लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे क्या आप मुझे बता सकते हैं ऐसे कोई आसन या प्राणायाम जो हमारे डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कर पाए, जो उसको इजीली हमारे मिताहार के साथ कनेक्ट करके हमारे डाइजेशन को जल्दी ठीक कर पाए? सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि जब भी हम कुछ चीजें खाते हैं या फिर हमें अपना मेटाबॉलिज्म रेट को अच्छा करना है, तो हमें कुछ ना कुछ रूप में अपनी अग्नि को बढ़ाना है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां होती हैं। पंचभूताग्नि होती है और सप्त धातु अग्नि होती है, जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि, शुक्र। तो ये एक दूसरे में जब कन्वर्ट होती है तो इस यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर अग्नि काम करती है। और एक होती है जठराग्नि। जठराग्नि को ही एक तरीके से हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और मेटाबॉलिज्म को हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि इसे एक तरीके से हम लोगों ने सूर्य ऊर्जा कहा है। सूर्य ऊर्जा इन द सेंस कि हम इसे अग्नि कहते हैं। तो अग्नि को बढ़ाने के लिए हम कुछ अच्छे वर्कआउट्स, जैसे कि सूर्य नमस्कार से बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता है। तो अष्टांगा सूर्य नमस्कार की अगर हम प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से और सुबह के समय करें तो और भी अच्छा है। क्योंकि सुबह के समय हमारी बॉडी को ऑटोमेटिक कॉर्टिसोल की जरूरत होती है, मेलाटोनिन हार्मोन्स कम रहता है। सुबह के समय हम एक्टिव भी फील करते हैं। तो जितने भी वर्कआउट्स करते हैं, विशेष रूप से जो हम फास्ट करते हैं जिसमें हमारी दिल की धड़कन थोड़ी सी फास्ट होती है, वो सारे वर्कआउट्स हमें सुबह के समय करने चाहिए। तो अष्टांग सूर्य नमस्कार हो गया, सूर्य नमस्कार हो गया, या फिर अगर मैं पर्टिकुलर आसन की बात करूं तो जैसे वज्रासन वन ऑफ द बेस्ट आसन है। ये खाने के बाद जरूर करना चाहिए। जितने भी ट्विस्टिंग के आसनाज हैं वो क्या करते हैं, हमारे पैनक्रियाज ग्लैंड को बहुत ही अच्छे से एक्टिव करते हैं, पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करते हैं। स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, जेजुनम, डोडेनम, इलियम का पार्ट हो गया, या फिर आपका लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, गाल ब्लैडर हो गया, इसको क्या करता है, बहुत ही अच्छे से स्टिमुलेट करता है। फॉरर बैंडिंग वाले जितने भी आसनाज हो गए, उसमें क्या हो रहा है, हमारा स्टमक में कहीं ना कहीं एक तरीके से स्टिमुलेशन हो रहा है, फॉरवर्ड हम हो रहे हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हमें काउंटर पोस्चर का भी ध्यान जरूर देना चाहिए। तो बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे आसनास है जिसके थ्रू हम अपने डाइजेशन को अच्छा कर सकते हैं। उनमें से अगर मैं दो तीन आसन के पर्टिकुलर नाम लूं तो सूर्य नमस्कार, अष्टांग सूर्य नमस्कार हो चुका हमारा, वज्रासन हो गया, मंडूक आसन हो गया, क्योंकि मंडूक आसन भी क्या करता है, पैनक्रियास ग्लैंड को एक्टिव करता है, इंसुलिन का निर्माण अच्छे से होता है। और कोबरा पोज, भुजंगासन हो गया, सल्भासन हो गया, ये सारे आसनास काफी अच्छे हैं जिससे हम अपने फैट को, क्योंकि मेनली क्या है ना, हमें फैट को कम करना है और एक तरीके से अपने प्रोटीन इंटेक को बढ़ाना है। तो मसल्स गेन करनी है, फैट को कम करना है। सही कह रहा हूँ जी प्रियंका जी। जी? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हो। प्रोटीन बहुत हेल्प करता है क्योंकि हम खास करके नॉर्थ इंडियन साइड में हमारा प्रोटीन इंटेक बहुत कम रहता है, कार्ब्स का हमारा डाइट बहुत ज्यादा है। और जितने भी हमारे सेल्स टिश्यूज बने हुए हैं वो सब प्रोटीन से बने हुए हैं। जी। तो आपका अच्छा प्रोटीन लेवल होना बहुत जरूरी है। और वैसे भी आफ्टर द एज ऑफ 30 हमारा प्रोटीन लेवल बढ़ना ही चाहिए, क्योंकि पर ईयर हमारा 1% मसल मास घटता ही है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मेरा एक क्वेश्चन और था आपसे कि ये तो थे कि हम आसन कौन से कर सकते हैं जो डाइजेशन को स्ट्रांग करे। तो कौन से, क्या कोई ऐसे आसन है जिस पे बैठ के हमें खाना खाना चाहिए? कुछ आप हाँ, बता सकते हैं? ऐसे दो से तीन आसनास हैं जिस पे आप आराम से बैठ के खा सकते हो। पहली चीज तो हम जितना ग्राउंड के पास में रहते हैं, जितना जमीन से जुड़े रहते हैं, उतना अच्छा है। तो अगर आप घर पे हो तो प्रयास करो ज्यादा से ज्यादा जमीन पे बैठ के किसी आसन के ऊपर जरूर आप भोजन को ग्रहण करो। साथ ही साथ आप सुख आसन में बैठ सकते हो, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है प्राण आसन। प्राण आसन में भी हम बैठ के खा सकते हैं। प्राण आसन में आपको दिखाना भी चाहूंगा। एंड ये प्राण आसन
मुझे लगता है जितनी भी दादी माएँ हैं, जो भी जिनकी भी दादी माँ, सबने देखा ज़रूर होगा इस आसन को, करेक्ट। कि उनकी तो दादी नानियाँ ऐसे ही खाना खाती थी। करेक्ट। तो इसी प्रकार से हम प्राणासन में खाना भी खा सकते हैं, और ये मुझे प्रियंका जी ने ही बताया है। काफी अच्छा है, मैंने इसमें ट्राई भी किया है। तो इसमें जब हम खाना खाते हैं तो क्या होता है ना, हम ओवर ईटिंग नहीं करते हैं। ओवर बिल्कुल। ईटिंग नहीं करते हैं इन द सेंस कि हमें सही समय पे माइंड को सिग्नल आ जाता है कि अब हमें खाना नहीं खानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत होती है ओवर ईटिंग की वजह जी, से। जी, जी। तो अगर हम इस आसन में बैठ के खा रहे हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कहीं ना कहीं अच्छे से प्रेस हो रहा है। और जब हम सुख आसन में भी बैठते हैं, जैसे अर्ध पद्मासन भी इसे कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल किसान आसन टाइप में भी हो गया, बहुत सारे लोग गांव में पहले ऐसे ही बैठा करते थे, इसे किसान हुँ, आसन कहते हैं। हुँ, या फिर अर्ध हुँ, पद्मासन में भी बैठ सकते हो। तो ये भी क्या करता है, इनडायरेक्टली रूप से कुछ मतलब जितने भी हमें जरूरत रहती है ब्लड सर्कुलेशन की डाइजेस्टिव सिस्टम के पास में, वो सही मात्रा में मिलता है, न बिल्कुल। कम न ज्यादा। जैसे वज्रासन है, वज्रासन आफ्टर दैट जब हम खाना खा लेते हैं तो वज्रासन में जरूर बैठना चाहिए, लाइक दिस। जी, वज्रासन जी। में बैठते हैं तो क्या होता है, ये हमारे पैल्विक के नीचे का ब्लड का फ्लो ऑलमोस्ट 70 to 80% ब्लॉक करता है। तो हमारे जो भी मसल्स है, जैसे कि हमारा हैमस्ट्रिंग हो गया, क्वाड्रिसेप्स हो गया, गैस्ट्रोसनीमिस हो गया, टिम्पैलिस हो गया, तो यहाँ पे ब्लड का जो फ्लो है आर्टरीज वेन्स में, वो लगभग 60 to 70% ब्लॉक है एट दैट टाइम। तो जब भी हमें डाइजेशन, जैसे जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ पे जाता है, सबसे पहले स्टमक में जाता है। तो स्टमक में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो मिक्सी का काम करता है, खाने को पूरा अच्छे से गोल 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 घुमाता रहता है जब तक वो छोटे छोटे कण में डिवाइड नहीं हो जाता है। तो जी, वो ये क्या करता है, वहां पे अच्छी मात्रा में ब्लड की सप्लाई करता है, ऊर्जा की सप्लाई करता है, जिससे हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे कि इसमें बहुत सारे प्राणायाम्स भी बहुत फायदा करते हैं। जी, तो डाइजेशन के लिए, जैसे आपने कहा था कि कौन से ऐसे आसन हो सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे प्राणायाम भी है, जैसे कि भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम वन ऑफ द बेस्ट है। इसे धौकनी भी कहते हैं। धौकनी बिल्कुल, इन द सेंस क्योंकि फूकना। ये जो पुराने लुहार होते थे, उनकी धौकनी से इंस्पायर है, कि जो हवा जी। मारने के लिए जो होता था ना, राइट। जी। करेक्ट। तो धौकनी क्रिया बहुत ही अच्छी है। इसमें हम क्या करते हैं, इनहेल किया, लिफ्ट अप किया, एक्सहेल किया, पूरा सांसों को बाहर निकालते हैं, तो ये हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम को एक्टिव करती है। और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ ब्लड की फंक्शनिंग को भी बढ़ाता है। जब आप भस्त्रिका के 30 राउंड 40 राउंड की प्रैक्टिस करते हो तो आप देखो, आपकी दिल की धड़कन 100 से भी ऊपर धड़कती है। वैसे 1 मिनट में स्वस्थ व्यक्ति की 72 टाइम्स धड़कती है, हुँ, 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 लेकिन हुँ। उस समय क्या होती है, 100 टाइम्स। तो ये हमारे कहीं ना कहीं रूप से मेटाबॉलिज्म पे भी असर डालती है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि मेटाबॉलिज्म कैसे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा। वो प्राण, वो उसका डायरेक्ट कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं रूप से देखा जाए तो सांस से है। अगर आपका ब्रेथ अच्छा है तो आपका मेटाबॉलिज्म ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज, कपाल भाती क्रिया। कपाल भाती, बहुत सारे लोग कहते हैं कपाल भाती तो सटकर्मा का भी पार्ट है, इसलिए मैं ऑलवेज क्रिया यूज करता हूँ। जी, क्योंकि जी, बिल्कुल। प्राणायाम जब तक इनकम्प्लीट माने जाते हैं जब तक उसमें होल्डिंग क्रिया ना हो। जी, क्योंकि प्राणायाम की जो सिंपल परिभाषा है वो भी है, तस्मिन सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेदा प्राणायाम। श्वास प्रश्वास की आवागमन की स्थिति को यथाशक्ति नियंत्रण करना। तो कपाल भाती में तो हम उतने अच्छे से नियंत्रण नहीं कर पा रहे, तो ये क्रिया है, सट कर्मा का पार्ट है। बिल्कुल, धौती, बिल्कुल। नौली, बस्ती, त्राटक, इसमें कपाल भाती भी ऐड होता है। तो कपाल भाती भी 3 प्रकार के होते हैं, वातसार, वारिसार, बहिष्कृत। हम इसमें सिंपल कपाल भाती कर रहे हैं, जो कि नजल कैविटी को भी एक्टिव करता है। कपाल का मतलब होता है फोरहेड, भाती का मतलब होता है तेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, फोर्सफुली एक्सेल करते हैं। और अगर आपकी राइट नॉस्ट्रल ब्लॉक है तो आप लेफ्ट नॉस्ट्रल को बंद करते हुए भी कपाल भाती कर सकते हो। अगर आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक है तो आप राइट को बंद करो, फिर थोड़ा सा कपाल भाती करो, फिर दोनों नॉस्ट्रल के थ्रू कपाल भाती करो, ये काफी अच्छे होते हैं। उसके साथ साथ जी, बहुत अच्छा प्राणायाम है अग्निसार। अग्निसार हमेशा खाली पेट करना चाहिए। अग्निसार वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम है। तो इसमें करते क्या है, ये ऑलवेज बाह्य कुंभक में ही अप्लाई होता है। और जितने भी लोग जैसे अगर कभी कभी गलत खा लेते हैं या फिर सही से डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिमुलेट करने का सबसे अच्छा प्राणायाम मतलब क्रिया मानी जाती है। तो इसे कैसे करते हैं, इनहेल किया, एक्सेल आप माउथ के थ्रू भी कर सकते हो, नॉस्ट्रल के थ्रू भी कर सकते हो, दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। तो आप माउथ से जैसे एक्सेल कर दिया, फिर ओ एनस रीजन जेनाइटल पार्ट को कांटेक्ट करो थोड़ा सा, क्योंकि मूल बंद, उद्यान बंद एक दूसरे से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है।
तो स्टमक को मैक्सिमम इनसाइड खींचो। इनसाइड करने के बाद आप अपने एब्डोमिनल को क्या करो, आगे पीछे करो। क्योंकि कहा भी गया है, गांव में कहते हैं अपना पेट हो नहीं, पैर हो गरम, पेट हो नरम, सर हो ठंडा, वैद्य को मारो डंडा। तो पेट हमेशा टाइट नहीं होना चाहिए, पेट हमेशा नरम नरम होना होना चाहिए। चाहिए। तो वो हम्म। कौन सा प्राणायाम करता है, वो करता है अग्निसार। तो लेकिन अग्निसार हुआ, कपालभाति हुआ, भस्त्रिका हुआ, ये हमेशा नहीं कर सकते हो। जैसे प्रेगनेंसी के समय पे ये नहीं हो सकता है, तो उस समय क्या कर हम्म। सकते हो, उस समय नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम्स रहती है, कमर दर्द हो रहा है, सर्वाइकल में हम्म। स्पॉन्डिलाइटिस है, बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो उसमें सबसे अच्छा प्राणायाम है आपका अनुलोम विलोम हो गया या नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गया। अदरवाइज जो व्यक्ति स्वस्थ हैं वो भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं, कपालभाति कर सकते हैं, या फिर अग्निसार क्रिया कर सकते हैं। तो ये तीन Good. क्रिया काफी हेल्पफुल होती है। Important. तो एक क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास कि खाना खाने के कितने देर बाद वज्रासन में बैठना चाहिए। अ, खाना खाने के आप बताइए कितनी देर बाद बैठना चाहिए, और क्या कुछ ऐसा प्रोसेस है इन बिटवीन कि वज्रासन करने से पहले हम करें। अ, खाने से जैसे हमने खाना खाया तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारा खाना जो जाता है वो स्टमक में जाता है। और डाइजेशन ऑलवेज बकल कैविटी से शुरू होती है, वो स्लाइवरी ग्लैंड में मिक्स होते हुए एसोफेगस के थ्रू स्टमक में ले आती है। जब हम हम्म। स्टमक में जाते हैं, स्टमक हमारा कहाँ पे होता है, राइट साइड लीवर होता है, लेफ्ट साइड स्टमक होता है। तो जब हम लेफ्ट करवट में कुछ पलों के लिए सोते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो और अच्छे से मिक्स होने के चांसेस रहते हैं। जी। सोने इन द सेंस सिर्फ लेटना है, सोना नहीं है कि नैप नहीं लेनी है आपको वहां पे। तो आप 5 मिनट के लिए वहां पे लेट सकते हो। लेटने के बाद आप फिर से वज्रासन में आ जाओ। वज्रासन बहुत इंपॉर्टेंट है, तब वज्रासन बिल्कुल। अपना वर्क करना शुरू करेगा। मैं सही कह रहा हूँ हम्म। प्रियंका जी? जी जी बिल्कुल, क्योंकि जब हम लेफ्ट साइड लेटते हैं हमेशा आप अपना खाना खाने के बाद 5 मिनट के लिए लेफ्ट साइड जरूर लेटे। और एक और चीज बताऊंगी कि खाना खाने के बाद एक घुट पानी जरूर पी लें। बाकी का जो आपका पानी है वो आप जी। आधा घंटे बाद पीजिए, बट जस्ट खाना खाने के बाद एक घुट पानी आप जरूर पीजिए, ताकि आपके जो फूड पाइप में जितना भी अटका हुआ खाना है वो सारा एक जगह चला जाए। और लेफ्ट साइड जब आप लेटेंगे तो आपका सारा खाना एक जगह स्टोर हो जाएगा, जैसा कि अमन जी ने कहा कि उसमें HCl अच्छे से मिक्स होगा। उसके बाद जब आप वज्रासन में बैठेंगे तो यहाँ आपका मणिपुर चक्र है सेंटर में, वो एक्टिवेट होना शुरू होगा। हमारी 5 वायु में से एक वायु जो जठर अग्नि को एक्टिव रखती है, दैट इज समान वायु, वो एक्टिव होगी तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। जी। राइट साइड अगर आप करवट लेके लेटते हैं तो होगा क्या कि यहाँ आपकी फूड पाइप है, तो खाना बिना पचा हुआ खाना फूड पाइप से ऊपर और डिओड्रम से नीचे जाता है। हम्म। डिओड्रम से नीचे गया तो आपको बनेगी गैस्ट्रिक, अगर फूड पाइप से ऊपर बन गया तो आपको जी। बनेगा एसिडिटी। करेक्ट। जी सही है अमन। हाँ, 100% सही है। ओके, थैंक यू तो नितिन जी। इसीलिए कभी कभी जब हम रात में लेट में खाना खाते हैं, बिल्कुल। या फिर कुछ कभी कभी हो जाता है क्योंकि हम भी गृहस्थ लाइफ में रह रहे हैं, या फिर और सारी चीजें, परिवार से जुड़े हुए हैं, कहीं कहीं जाना रहता है, तो कभी कभी लेट होता है भोजन। तो मैं यही सलाह देता हूँ कि अगर रात में आप सोने का ट्राई कर रहे हो, अगर आपको इसकी प्रॉब्लम है, गट्स की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, आप थोड़ा सा शुरुआत में लेफ्ट करवट में सोना शुरू करो। क्योंकि बिल्कुल लेफ्ट बिल्कुल करवट बिल्कुल। आपको हेल्प करेगा। जो राइट करवट में सोएगा, जो आपने बताया कि ऊपर हम्म। एसोफेगस की तरफ जाता है, जेजुनम डोडिनम की तरफ चला जाता है, वो चीज सही है। वो वॉल कमजोर भी होना शुरू हो जाती है। इसमें क्या है, हम्म। वो वॉल पे प्रेशर भी नहीं पड़ रहा। तो एकदम सही बात है। अच्छा, मेरे लिए आपके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा प्रश्न है, मुझे जानना था, क्या डाइट प्लान की हमें जरूरत पड़ती है वात पित्त कफ के अनुसार? और क्या आपके हिसाब से भोजन या फिर जो हम फिटनेस करते हैं उस पे क्या असर डालती है? मतलब जो भी हम खाना खाते हैं वो फिटनेस पे हमारे क्या असर डालती है? और वात पित्त कफ के अनुसार बताइएगा प्लीज आप। ओके, जरूर। तो देखिए कि हमारे शरीर की प्रकृति होती है और ऐसी प्रकृति हमारे नेचर की भी होती है। तो 3 तरह की प्रकृति होती है, दैट इज वात पित्त एंड कफ। जी। ठीक है, तो कफ ठंडा होता है, पित्त जो हमारा पित्त एसिडिटी होता है उसका नेचर गर्म होता है, और वात सूखी और ठंडी होती है। तो ये जी। तीनों ही दोसाज हमारे अंदर होते हैं मौजूद। बट अगर इनके तीनों दोसाज बैलेंस में है तो आप दुनिया के सबसे हेल्थीएस्ट इंसान है।
बट अगर ये बैलेंस में नहीं है, बेसिकली बैलेंस में नहीं होता, बहुत रेयरली होता है। जिन्होंने बहुत अच्छे से योग किया और 100 में से मैं बोलूंगी एक लोग ऐसे निकलते हैं। तो आपके कोई भी जो दो है दोसाज वो डोमेन होते हैं। मान लीजिए जैसे मेरी प्रकृति है, वात पित्त है, मेरे सबसे हम्म। ज्यादा वात रहता है, फिर मेरा पित्त है, फिर मेरा कफ रहता है। जी। तो मैं अपना जो डाइट है वो उसके अकॉर्डिंग खाती हूँ। ओके। कि आप अगर आपका वात का नेचर है, आपको डाइट प्लान की अगर मैं बात करूं तो ऐसा नहीं कि डाइट प्लान आपको चाहिए ही नहीं, वो आपको चाहिए, पर कब, जब आपकी बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम हो। हम्म। मान लीजिए कि आपको किसी चीज से एलर्जी है, तो आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट मेरी डाइट क्या होनी चाहिए, तो आप डाइट प्लान लेके आइए। बट अगर आपकी जर्नल हेल्थ है, जैसे कि हमने अपने वीडियो में भी बात कर रहा था कि इजी तरीके क्या है डाइट को बैलेंस करने के। क्योंकि डाइट प्लान हम ले लेते हैं, महीने 2 महीने 3 महीने उसको फॉलो अप कर लिया, देन उसके बाद हमसे वो फॉलो अप नहीं होता। और योग का मतलब है आपका एकदम सरल जीवन। तो अगर आप पूरे हेल्दी हैं, आपको किसी चीज की कोई एलर्जी नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको बेसिकली डाइट प्लान लेने की नीड नहीं है। आप खुद ही अपना डाइट बना सकते हैं। आप कैसे पहचाने कि हमारा डाइट कैसे बनेगा, तो बहुत सिंपल तरीका है कि जैसे मैं वात पित्त की हूँ, वात है यानी कोई भी ऐसा खाना जो मुझ में गैस लाता है। और कैसा खाना गैस लेके आएगा? जो ठंडा हो, जो रूखा हो, जो बहुत ज्यादा सॉलिड नेचर में हो, ठीक है, जिसे पचाने में समय लगता है, क्योंकि वात आपकी जठराग्नि को ठंडा कर देता है। तो कॉन्स्टिपेशन का इशू वात वाले लोगों को बहुत ज्यादा होता है। पित्त वाले लोगों का लूज मोशन का, उनका एपेटाइट बहुत स्ट्रांग होता है, उनको जल्दी जल्दी भूख लगती है और उन्हें एसिडिटी होती है। तो वो ऐसा खाना अवॉइड करे जिनसे जलन लगती है बहुत ज्यादा, मतलब एसिडिटी का इशू उन्हें आ जाता है, पिंपल्स आ जाते हैं उनके चेहरे पे। तो जितने भी स्पाइस है, बहुत ज्यादा ऑयली खाना है, वो पित्त वाले लोग अवॉइड करते हैं। कफ का नेचर होता है भारी और ठंडा, तो ऐसा खाना जिससे आपको बलगम बनता हो, कफ बनता हो। तो ऐसे होने से ये ओबेसिटी का सबसे बड़ा रीजन भी है कि ओबेसिटी भी बढ़ती है, कफ के कारण ही बढ़ती है। बट अगर कफ आपकी बॉडी में बिल्कुल भी ना हो, लाइक फैट लोग एकदम रिड्यूस करना चाहते हैं कि फैट जीरो लेवल पे ले, ऐसा नहीं करना है। अगर आपकी बॉडी में से पूरा फैट निकाल दिया जाएगा तो आप एकदम लकड़ी की तरह स्टिफ हो जाओगे, आपके जॉइंट्स में लुब्रिकेशन ही नहीं रहेंगे। तो आपको फैट की भी उतनी ही जरूरत है। गुड फैट होगा, गुड फैट खाइए जिसमें गुड कोलेस्ट्रॉल हो, वो आपको एक लेवल पे, जैसे कि पहले मिताहार की बात हो रही कि बैलेंस, सब कुछ बैलेंस में। अति तो पानी भी पियेंगे तो नुकसान करता है, सारे वाइटामिन निकाल देगा वो आपके। तो बेसिकली आप अपना जब भी डाइट प्लान बनाए तो सबको पता होता है कि मैं ये खाऊंगा मुझे एसिडिटी बनेगी, मैं ये खाऊंगा मुझे गैस बनेगा या मुझे हेडक होगा। तो उस खाने को अवॉइड कीजिए। सिंपल तरीका, आपका बॉडी आपसे डिमांड कर रहा है कि वो खाना आपको नहीं खाना, बट स्टिल हम लोग हमारे जीभ की ज्यादा सुनते हैं और खा जाते हैं। पता है कि चलो ठीक है खा लेते हैं, बाद में दवाई खा लेंगे, कोई नहीं, गैस की खा लेंगे, एसिडिटी की खा लेंगे। मेडिसिन खाना हम प्रेफर करते हैं कि रेदर देन हमें पता है। तो पहली चीज तो यही हो गई कि आपका जो खाना आपको खा के दिक्कत देता है, एक बारी में नहीं, एक बारी में तो हो सकता है कि उस टाइम पे कोई बनने में या सब्जी में कोई दिक्कत हो, आपको सूट करती हो, बट वन टाइम में वो आपको पच नहीं रही है। बट अगर बार बार कंटिन्यूअसली खाने से अगर आपको वो नहीं पच रही है तो उसको खाना बंद कीजिए। सेकंड, जब भी आप अपनी प्लेट लेके बैठते हैं, ठीक है, बहुत सिंपल है, देखो 2 टाइम खाना आपके लिए इनफ है। 3 टाइम ये हम लोग का सिर्फ कल्चर बन चुका है कि एक माइंडसेट, दिमाग ही, पीनियल ग्लैंड ही है कि बना लिया, अरे लंच का टाइम हो गया, अरे ब्रेकफास्ट का हो गया, अरे डिनर का हो गया, खाना है। भूख लगी है नहीं लगी है वो मतलब नहीं है, टाइम हो गया है खाना है, वो नहीं, आपकी बॉडी की सुनिए। तो आप 2 टाइम आपका मील इनफ है। जब भी आप अपनी प्लेट लेके बैठते हैं उसको ऑब्जर्व करिए, उसमें है क्या, क्या उसमें सारे न्यूट्रिशन है। मान लीजिए मॉर्निंग में आप ऐसा कोई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जिसमें कार्ब्स बहुत ज्यादा है, रोटी हो गई, पराठे आप खाते हैं, ठीक है, या ब्रेड्स बहुत ज्यादा खाते हैं लोग, वो सारी चीजें हो गई, या मल्टीग्रेन्स की चीजें खाते हैं, तो आप देखिए कि सीरियल्स है, कार्ब्स है, तो 1 टाइम आपके मील में कार्ब आपने ले लिया है। तो दूसरा जो आपका मील होता है उसको फिर से ऑब्जर्व करिए कि आप क्या खा रहे हैं। मैंने सुबह कार्ब्स खा लिया, अब मेरी प्लेट में क्या है, इसमें प्रोटीन होना चाहिए, इसमें लिक्विड पोर्शन होना चाहिए, इसमें मिनरल्स होने चाहिए, इसमें सैलड होना चाहिए, और एक पूरे दिन में 1 टाइम मेरे को फ्रूट्स इनटेक करने हैं विटामिन के लिए, वो मुझे करने ही है। तो ये सारी चीजें जब हम फोकस करेंगे, अपनी प्लेट को ध्यान से माइंडफुलनेस ईटिंग करेंगे कि खा क्या रहे हैं, 3 टाइम रोटी रोटी रोटी, 3 टाइम सिर्फ प्रोटीन 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 नहीं, कार्ब्स की अपनी जगह है, वो भी जरूरी है, लिमिट में वो लीजिए, प्रोटीन का क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखिए, और विटामिन मिनरल आप ले रहे कि नहीं ले रहे, क्योंकि फ्रूट वाला इशू सबसे ज्यादा है कि खास करके जो गृहणियां हैं वो फ्रूट्स इनटेक नहीं करती हैं, वो बच्चों को खिला देंगी, हस्बैंड को दे देंगी, बट खुद के जब खाने की बारी आती है तो नहीं करते हैं। एंड सेकंड, आपको कोई जरूरी नहीं कि फ्रूट सैलेड बना के ही खाएं, बहुत सारा फ्रूट एक साथ ले लिया, 1 टाइम पे 1 फ्रूट आप खाते हैं, और जो भी सीजनल फ्रूट आप खाते हैं वो इनफ है आपके लिए। तो आपका इस तरीके से जो है
आप अपनी डाइट को जो है बैलेंस कर सकते हैं और अपने प्रकृति को पहचान के, कि जैसे मैंने बताया कि वात और पित्त और कफ को आप पहचान के उसको आप खाइए, तो आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं देगा और आपको कोई डाइट प्लान की नीड नहीं पड़ेगी। और मंचिंग मत करिए, बीच बीच में नहीं, फिक्स टाइमिंग होना चाहिए आपका। आपका ब्रेकफास्ट जो टाइम है उसी टाइम पे, लंच जो टाइम है उसी टाइम पे, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक है हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर आप बार बार अपने खाने का टाइमिंग चेंज करते हैं तो वो भी डिस्टर्ब होता है और वो अच्छे से इंस्ट्रक्ट नहीं कर पाता आपके डाइजेशन सिस्टम को कि अभी आपको डाइजेस्ट करना फिर से स्टार्ट करना है। और एक बहुत ही सही तरीका है खाना खाने का कि रोटी चूर के खाइए, अगर किसी को डाइजेशन का करेक्ट। बहुत बड़ा इशू है तो। कहते हैं लोग कि रोटी चूर के खाने से मोटे हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आपको नहीं कह रही 4 रोटी चूर के खाओ। आप 2 रोटी खाते, 2 रोटी ही चूर के खाइए। रीजन उसका ये है कि आज के टाइम पे वैसे भी तित सबके खराब है, रूट कनाल सबके हुआ हुआ, और पूरा चबाने का टाइम भी नहीं है कि उसे बैठ के हम 10 मिनट चबा चबा के खाएं, क्योंकि पूरा सलाइवा उसके अंदर मिक्स हो, डाइजेशन स्टार्ट हो, फिर अंदर जाए। तो जब आप रोटी चूर के खाते हैं तो आप उसे क्या करते हैं, सॉलिड से सेमी सॉलिड, जैसे कि मिताहार में कहा था कि एकदम सिंपल इजी डाइजेस्टेबल, तो आप अपने सॉलिड फूड को भी इजीली डाइजेस्टेबल बना लो, तो उसे चूर लीजिए। चूर के जब आप खाएंगे तो आपको ज्यादा चबाने की नीड नहीं पड़ेगी, उसमें सलाइवा अच्छे से मिक्स होगा और वो डाइजेस्ट बड़ी अच्छे से होगा। स्पेशली जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है वो तो चूर के ही रोटी खाएं, तो जी। वो उनके लिए बहुत अच्छा रहता है। इवन आप जो स्प्राउट्स खाते हैं उसका भी आप चिला बना के खाइए, अगर आपको सॉलिड खाने में दिक्कत होता है, आपका पचता नहीं है इजीली, और खाने में भी टेस्टी लगेगा। थैंक यू सो मच प्रियंका जी। हाँ जी अमन, सही कह रही हूँ। आपको हाँ। कुछ और बताना है बट तो बिल्कुल आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं, और आप लोग भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपके सारे क्वेश्चन का हम आंसर देंगे। जो भी आपको क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, आप बेशक हमें पूछिए। करेक्ट। सो ये अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं कि डाइट प्लान की नीड है कि नहीं है। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगी कि डाइट प्लान के साथ आज के टाइम पे फास्टिंग का बड़ा ज्यादा इशू हो रहा है, कि फास्टिंग क्या रोल करता है हमारा मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में और हमारे डाइट में। तो क्या हमें फास्टिंग करनी चाहिए, और करनी भी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, प्लीज थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। सबसे पहले मैं फास्टिंग बताता हूँ कि आज के समय में जो प्रचलित फास्टिंग है ना, प्लीज उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट हो, उनसे जरूर बचिए। क्योंकि आज फास्टिंग में हम लोग ज्यादा खाना शुरू कर दिए हैं, बल्कि जी हम जी। डेली लाइफ में क्या करते हैं, थोड़ा सा कम कम खाते हैं, लेकिन फास्टिंग के समय खाते हैं, पे हम फास्टिंग ये में भी ज्यादा खा लें, खाते हम वो भी खा लें, अरे वो बेचारी फास्टिंग है, तो बहुत सारी चीजें हम अनर्गल चीजें भी खाना शुरू कर देते हैं। और एक चीज पे नहीं रहते, हमें ये भी चाहिए, हमें ये भी चाहिए, हमें 10 प्रकार के फल भी चाहिए, तो सारी चीजें हम हैं। खाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपने शास्त्रों को देखना है, क्योंकि जो हिंदू कल्चरिज्म है बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है, बहुत ही अच्छे से ऋतुओं के अनुसार बना है। तो नवरात्र का समय आता है, नवरात्र दो समय आता है, एक तो आता है ऑलमोस्ट अप्रैल के आसपास में, एक जस्ट अभी अभी बीता है, लगभग अक्टूबर के आसपास में। ये क्या होता है ना, ये जब भी सीजन चेंज होता है, मतलब जैसे ठंडी से गर्मी की तरफ जा रहा है, गर्मी से ठंडी की तरफ जा रहा है, तो उस समय क्या होता है ना, हमारी जठराग्नि मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लो रहता है। इसीलिए उस समय 9 दिन की फास्टिंग लेके आया गया है, वो नवरात्र के कल्चर के रूप में। तो उसमें हमें करना क्या है कि मेनली, जैसे कि फास्टिंग की अगर मैं बात करूं, फास्टिंग बहुत प्रकार की होती है। जैसे रसोपवास हो गया, तो उसमें सिर्फ हम रस के का ही सेवन कर रहे हैं। और जैसे कि बात कर सकते हैं प्रातःकालीन उपवास, सायंकालीन उपवास, मध्यकालीन उपवास, मठो उपवास, बहुत प्रकार के उपवास होते हैं। तो उसमें हम ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा, अगर आप फल खा रहे हो एक बार में, तो एक बार में, जैसे प्रियंका जी ने भी अभी कहा था, एक बार में एक ही फल खाओ। ज्यादा चीजों में आप वो नहीं हो सकते। अगर जैसे मठोपवास कर रहे हो ना, तो आपको सिर्फ दोपहर में हो गया, या फिर 10 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास, फिर 2 बार आपने मठा पी लिया, फिर पूरे दिन में ऐसे ही फास्टिंग करो। और फास्टिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, जब भी किसी भी जानवर या पशु पक्षी को जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले वो अपना अन्न छोड़ते हैं, सबसे जी पहले वो जी। अपना अन्न छोड़ते हैं। क्योंकि अन्न, उसी से हमें संकेत भी मिलता है कि यार, जैसे अगर हमने डॉग पाला है, तो अगर वो खा नहीं रहा, अरे इसकी तबीयत खराब होगी। या गाय पाली है, गाय क्या करेगी, कितना भी अच्छा उस समय दे दो, रोटी दे दो, जो वो दौड़ती है, लड़ती है खाने के लिए ना, वो भी चीजें नहीं खाएगी। और हम बिल्कुल, लोग क्या जैसे हम करते हैं, बीमारियों में नहीं खाते हैं। करेक्ट। और हम लोग क्या करते हैं, जब भी जैसे हमारे घर में बच्चे बीमार होते हैं या कुछ भी होता है, तो माता पिता क्या करते हैं, ये भी खा लो, अच्छा रसगुल्ला लेते हैं, अच्छा वो चीज लेते हैं, अच्छा पनीर लेते हैं तुम्हारे लिए, बहुत सारी चीजें उस समय और ऑप्शंस देते हैं। तो सबसे जरूरी है कि अपने आप को, क्योंकि
जब हम ज्यादा से ज्यादा फास्टिंग करते हैं तो फास्टिंग हमारे जठराग्नि को काफी ज्यादा मतलब प्रभावित करता है और प्रदीप्त करता है इस चीज में। तो फास्टिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसे अगर हम फास्ट कर रहे हैं, जैसे अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है ना, अगर उसको चाहता है कि वो अपनी बीमारी को दूर करना, तो सबसे पहले क्या कर दे, वो जितने भी अग्नि वाली जो चीजें होती हैं, जो गैस पे बनती हैं या फिर जो किचन में जाके बनती है, वो उन सब चीजों को खाना छोड़ दे। तीन बिल्कुल। दिन के लिए खाना छोड़ दे, उसकी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी, बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स भी। तो वो हम लोग रॉ फूड में आ सकते हैं, रॉ फूड इन द सेंस के कच्चे भोजन खाएं, जैसे सैलेड हो गया, या फिर फल खा सकते हैं, ये वाली चीजें हो गई। या रस ले सकते हैं सीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कि गर्मी के समय में मट्ठा हो गया, दही हो गया, ये सारी चीजें काफी अच्छी होती है, तो ये सारी चीजें भी ले सकते हैं। तो फास्टिंग तो बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। जब भी हम वेलनेस सेंटर्स में जाते हैं अपने आप को डिटॉक्स कराने के लिए, वहां पे भी कहते हैं कि 2 दिन पहले, जैसे कि एक विधि है, बहुत ही अच्छी विधि है, हम्म। कुंजन क्रिया हो गई, हम्म। संग प्रक्षालन हो गई, जिसपे हम जी फ्यूचर जी। में काम भी अच्छे से करने वाले हैं। तो संग प्रक्षालन बिल्कुल। जब करवाया जाता है, डिटॉक्स करवाया जाता है, तो उससे 2 दिन पहले ही कहा जाता है कि आप अपने भोजन को लाइट करना शुरू करो। तो बिल्कुल और फास्टिंग का बहुत मतलब ही ये भी अच्छी नहीं क्रिया होता। है। हाँ, करेक्ट। क्या कह रहे थे प्रियंका जी? हम्म। हाँ, मैं कह रही थी बहुत बहुत ही अच्छी क्रिया है शंख प्रक्षालन, जिसपे हम लोग वर्कशॉप भी लेंगे। करेक्ट। जी तो मेनली क्या है ना, तो हम उसमें 2 दिन पहले से ही क्या शुरू करते हैं कि हम थोड़ा सा लाइट भोजन पे आए, लाइट भोजन पे आए फिर। तो फास्टिंग का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप कुछ नहीं खा रहे हो, फास्टिंग का मतलब ये भी होता है कि आप थोड़ा थोड़ा खा रहे हो। जैसे कि मैं जब गुरुकुल में पढ़ता था, मैं भी ये चीजें करता था कि रोटी को ऐसे ऐसे छोटे छोटे कड़ों में तोड़ लिया, उसमें दाल है, उसमें सब्जी है, उसमें डाल के, और एक ही रोटी मुझे लगता था सफिशिएंट है, उसमें पेट भर गया। क्योंकि मैंने भूख बिल्कुल। के बारे में देखा है कि भूख जितना बढ़ाओगे उतना बढ़ेगी, जितना घटाओगे उतना घटेगी। मैं गुरुकुल के समय पे 6-6 7-7 रोटियां भी आराम से खा लेता था, और गुरुकुल के समय पे एक समय पे मैं एक रोटी में भी मेरा पेट भर जाता था। तो भूख काफी वो होता है कि हम इसे अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। मेनली क्या है कि आप अच्छे से अगर चबा चबा के खा रहे हो, क्योंकि डाइजेशन शुरू होता है बकल कैविटी से, वो अगर आप अच्छे से काम कर दे रहे हो इसका, तो हमारे स्टमक के पास में हमारे इंटेस्टाइन को ज्यादा मदद नहीं, मतलब ज्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, और अपनी आप एनर्जीज को सेव कर सकते हो। तो फास्टिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। हाँ बिल्कुल, आप एकदम सही कह रहे हैं। और इवन जो बहुत ही फेमस चलन है इंटरमिटेंट फास्टिंग, हम्म। ये भी योग से ही उठ के आया है मिताहार में। क्योंकि जो हमारे योग का समय है वो यही बताया गया है कि शाम को हमको 6 साढ़े 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाना चाहिए, और सुबह सूरज उगने के बाद खाना चाहिए। तो आप जो बीच का टाइम पीरियड देखेंगे तो वो 14 आवर to 16 आवर अपने आप हो जाते हैं। तो ये जो करेक्ट। इंटरमिटेंट फास्टिंग करके आप करते हैं, ये मिताहार में ही है, योग में ही है। अगर आप योग जर्नी शुरू कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आपको अपने मिताहार को फॉलो अप करना ही पड़ेगा। क्योंकि केवल हाथ पैर हिलाने से कुछ नहीं होगा, डाइट का बहुत मेजर रोल रहता है आपकी हेल्थ के रिलेटेड, जिसको हम इग्नोर भी करते हैं। हम्म। सो जैसे मैंने अभी बहुत ही 13 बढ़िया। प्रकार की फास्टिंग बताई थी, 13 प्रकार की, हम्म। उसमें से सबसे अच्छी फास्टिंग होती है रात्रिकालीन जी जी उपवास। तो जी। रात्रिकालीन उपवास जिसके बारे में अभी आप चर्चा भी कर रहे थे, तो रात के समय पे क्या होती है, हमारी जठराग्नि बहुत ही मंद काम करती है, मंद मतलब स्लो काम करती है। वो सूर्य सूर्य की तरह चलती है हमारी अग्नियां। तो सुबह के समय, जैसे कि सुबह सूर्यास्त हुआ, उसके 1-1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद हमारी अग्नि बहुत ज्यादा बिल्कुल प्रदीप्त रहती है। तो उस समय बड़ी से बड़ी चीजों को भी इजिली डाइजेस्ट कर सकती है, इसलिए कहते हैं कि उस समय पराठे खा सकते हो आप, या राजमा खा सकते हो, भारी चीजें जो भी नहीं पच रही, मतलब उस समय हो रहा है, तो वो सारी चीजें उस समय खा सकते हो। रात के समय में ज्यादातर प्रोटीन वाले जो स्रोत हो गए, या वैसी चीजें हो गई जो भारी आइटम है, उनसे हम लोग कहते हैं कि या फिर ना ही खाओ। और अगर आप 5 से 6 बजे के बाद अपना आहार कम कर देते हो, या फिर खाते ही नहीं हो, ये सबसे ज्यादा बेस्ट है। क्योंकि जितने भी जैनिज्म है, जैनिज्म में एक रिसर्च हुआ था कि 90% उनको गट्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। उसका मतलब एक रीजन निकल के आया था कि वो 5 से 6 बजे के बाद, जो पक्का जैनिज्म होता है, वो 5 से 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता है। अक्षय कुमार से भी जब ये चीजें पूछी गई थी कि आप अपने स्वास्थ्य को कैसे मेंटेन रखते हो, आज भी आप हैंड स्टैंड बहुत अच्छे से कर लेते हो, तो उसके पीछे भी उन्होंने रीजन यही दिया था, मैं 5 से 6 बजे के बाद खाना नहीं खाता हूँ। तो काफी बिल्कुल इंपॉर्टेंट बिल्कुल। होता है हाँ, कि हम एक अपनी अग्नि के हिसाब से क्वेश्चन आया चलें। हुआ है जी जी। अपने पास कि पित्त के लिए कौन सा खाना बेस्ट रहता है। देखिए, पित्त जो है वो आपके खाने को डाइजेस्ट करने में बहुत अच्छा हेल्प करता है। बट अगर ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपके अंदर जो है
जलन, एसिडिटी का प्रॉब्लम्स, एक्ने स्किन होने का प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आईज में आपको रेडनेस रहता है, गुस्सा आपको बहुत ज्यादा आता है। तो ये पित्त आपका एग्रीवेट है कि नहीं है, इससे आपको पता लगता है कि आपका पित्त कितना डोमेन हो रहा है। तो अब अगर हम इसकी डाइट की बात करें कि पित्त को पैसिफाई करने वाली वो सारी चीजें जो वात और कफ को बढ़ाती है वो पित्त को पैसिफाई करेगी। तो जैसे हम बीन्स की बात करें तो चिकपीस वगैरह जितने भी हार्ड चीजें हैं, क्योंकि एज पित्त जो है डाइजेस्ट अच्छा करेगा, तो आप अपने पित्त का यूज, मैक्सिमम यूज जो है होल ग्रेन खाने में लगा सकते हैं। जब आप पूरा संपूर्ण धान खाएंगे, जैसे वात वाले अगर ये खाते हैं तो उनको डाइजेस्ट नहीं होगा, आप लोगों को जी। अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है। तो होल ग्रेन जितना भी खाना है अगर वो आप खाते हैं तो आपका पित्त कहाँ यूज होने लग जाएगा, आपके डाइजेशन में। तो हम्म। वो आपको अदर दूसरी चीजें आपको नहीं देगा। और कफ बढ़ाने वाली चीजें जैसे दही उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि आप दही खा सकते हैं, आप बनाना खा सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें जो आपके बॉडी के अंदर ठंडक पैदा करती है। कोकोनट वाटर आपके लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि कोकोनट जी। वाटर की तासीर ठंडी होती है। आप पेठे का जूस पी सकते हैं सुबह। तो ये सारी चीजें अगर आपको पित्त है तो मॉर्निंग के अंदर जो आप ये दालचीनी और ये आप जो जीरा वाटर ये सब चीजें लेते हैं इनको आप अवॉइड कीजिए। इनकी जगह आप फेनुग्रिक वाटर ले सकते हैं, जो सौंफ का पानी होता है वो आप पी सकते हैं। जिनको भी पित्त ज्यादा बढ़ा हुआ है वो आपके पित्त को पेसिफाई कर देगा। जी। ओके। सो बहुत ही बढ़िया अमन। फास्टिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इवन एक चीज और बताऊंगी कि हमारे हर थोड़े टाइम में कोई ना कोई फास्टिंग आता ही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी पूरी अच्छे से डिटॉक्सिफाई हो और आपका लो बीपी नहीं रहता है, तो आप 15 दिन में एक बार फास्टिंग जरूर करिए। तो वो जी। आपको करना बहुत जरूरी है। और दूसरा, अगर फास्टिंग नहीं भी करते तो कोई जरूरी नहीं है, अगर आप मिताहार अच्छे से फॉलो अप कर रहे हैं और आप अपना रात का खाना शाम होने से पहले यानी सूरज ढलने से पहले पहले खा लेते हैं और उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं, तो आपको फिर फास्टिंग करने की भी नीड नहीं होती है। हम्म। हम्म। हाँ जी। तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कोई प्रश्न आया है क्या? हाँ, नित्या 3 मिनट रनिंग करो तो भी फिट। अच्छा, नित्य योगा में रनिंग का क्या इम्पोर्टेंस है, या योगा इज ऑल अबाउट आसना? ओके, तो अमन आप बताइए फिर क्या नित्य कहेंगे तीन इसके मिनट बारे में। रनिंग मेनली क्या है कि दूसरा है योगा में रनिंग का क्या इम्पोर्टेंट है। और योगा बहुत नहीं, योग का मतलब सिर्फ आसन तक नहीं है। ये मैं ऑलवेज कहता हूँ, योगा सिर्फ प्राणायाम बिल्कुल, आसन या फिर मुद्रा क्रिया बंद तक नहीं है। श्रीमद् हाथ भगवत पैर गीता में हिलाना है। बहुत ही अच्छे से, हाँ, बहुत ही अच्छे से परिभाषा दी गई है। समत्वम योग उच्यते और योगा कर्मसु कौशलम, कि कार्यों में कुशलता का नाम ही योग है। अब ईश्वर कृत कार्य जितने भी हम कार्य कर रहे हैं परोपकार के, वो सब योग के अंतर्गत आते हैं। हम किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, या किसी असहाय जो व्यक्ति शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, हम उसको कहीं ना कहीं शिक्षा का संसाधन दे रहे हैं, या किसी ना किसी रूप में हम किसी की मदद कर रहे हैं, वो सब भी योग के अंतर्गत आता है। हम अगर जैसे अगर माता है, माँ है हमारे घर में, वो अच्छे भाव के साथ हम लोग के लिए खाना बनाती हैं, जमादार है वो अच्छे भाव के साथ झाड़ू लगा रहा है, तो वो सब भी योग के अंतर्गत आता है। तो योग सिर्फ रनिंग या आसन या इन सब तक तो कभी भी सीमित नहीं रहा है। और रनिंग कहीं ना कहीं हेल्प जरूर करता है, लेकिन रनिंग अगर आप मैं कर रहे कहूंगी हो। कि रनिंग करें, रनिंग से भी बेटर आप एक दिन रनिंग करिए, एक दिन आप ब्रिस्क वॉक करिए। हम्म। इस तरीके से आप करिए तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और जैसे कि आपने कहा कि इट्स ऑल अबाउट आसना, बिल्कुल भी नहीं कि इट्स ऑल अबाउट आसना। देखो, ऊपर से हमारे 5 कोश है, ठीक है, जी। राइट अमन? 5 कोश है। पहला कोश है अन्नमय अन्नमय कोश, और कोश। हम लोग सिर्फ इसी तक रह गए हैं कि बॉडी को साफ कर लो, बॉडी को प्रिपेयर कर लो, फिट हो जाओ, फाइन हो जाओ। ठीक है, ये खाली आपको ऊपर ऊपर से दिखेगा, पर उसके अंदर के जो आपके प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, विज्ञानमय कोश है, आनंदमय कोश है, इस जस्ट लाइक है कि आपके एक प्याज के छिलके की तरह है, सेल के ऊपर सेल आपका बना हुआ है। तो आप बाहर से तो आप खुद को डिटॉक्सिफाई कर लोगे। आसन आपने किया, उसको भी आप जी। ब्रीथ के साथ नहीं करते हो। इवन मैं कहूंगी जो अभी आप एक्सरसाइज के नाम से जानते हो वो भी आसन ही है। आप डायनामिक तौर पे किसी भी चीज को कर रहे हो, दैट इज आसन। हम्म। आसन को आपने डायनामिक कर लिया तो उसको आप एक्सरसाइज बोलेंगे। तो ये सब चीजें करके अगर आपने ब्रीथ को इन्वॉल्व नहीं करा है और आप सिर्फ ये कर रहे हो कि आसन कर रहे हो, कि एक पोस्चर बना लिया, तो वो तो जिम्नास्ट भी करते हैं, ठीक है, कि सब ऐसे कर लिया, तो वो आपकी अपर बॉडी को सिर्फ साफ कर रहा है। वो खाली दिखने में बाहर से पसीना आएगा, आपका स्वेट निकल जाएगा तो क्लीन हो जाएगी बॉडी, दैट्स इट। बट ब्रीथ को इन्वॉल्व नहीं किया। अंदर की बॉडी का क्या? आपको अगर मैं कहूँ 1 महीना आपको नहाना नहीं है, या आपको 7 दिन ब्रश नहीं करनी है, जी। तो आप नहीं रह पाओगे। बिल्कुल, क्योंकि आपके मुंह से बदबू आएगी,
आपकी बॉडी में से स्मेल आएगी, तो आप नहीं रह पाओगे। और क्योंकि ये दिखती है, नेकेड आइट से दिख रही है, तो आप इसके ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहते हो। बट व्हाट अबाउट इनर, कि अंदर का जो आपकी गंदगी है उसको आप कैसे साफ करोगे? तो खाली आसन करके भी नहीं होगा। आसन के अंदर जब तक आपने ब्रीथ इन्वॉल्व नहीं करी, क्योंकि सांसों में ही भगवान बसते हैं, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है। और उसका रीजन भी यही है कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी बॉडी को जब तक प्रॉपरली नहीं मिलेगा, तब तक ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगा। ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है तो अंदर के सिस्टम्स भी, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेंगे। तो ये हमारी प्राण में, प्राण यानी ब्रीथ, उसके ऊपर ये काम करता है। जी। देन हम इससे आगे प्राणायाम करते हैं, जो हमारे और अंदर की तरफ जाती है, बॉडी को और ध्यान की तरफ, हमारे सेंस ऑर्गन की तरफ लेके जाता है। प्राणायाम के जस्ट बाद प्रत्याहार आता है। तो दूसरा, आपने अपर बॉडी क्लीन कर ली आसन करके, ब्रीथिंग उसमें इन्वॉल्व करके आपने प्राण बॉडी को क्लीन कर लिया। फिर उसके बाद आप वापस से, आप ये दो बॉडी क्लीन हो गई, पर सिर्फ ऊपर ऊपर से, क्योंकि जब तक ये क्लीन नहीं होगा, इनको क्लीन करके कोई फायदा नहीं है, कोई भी जी। मतलब नहीं है। क्योंकि ये फिर से आपके टॉक्सिन इकट्ठा कर देगा बॉडी के अंदर। नेगेटिव सोचोगे, स्ट्रेस बढ़ेगा, और स्ट्रेस बहुत मेजर रोल है आपकी बीमारियों के अंदर। स्ट्रेस मतलब दबाव, आपकी नाड़ियों में हवा भर जाना, ठीक है, ये सारी चीजें जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को डिस्टर्ब करता है। तो जब तक आपका स्ट्रेस रिलीफ नहीं होता, माइंड में से नेगेटिविटी नहीं निकलती, आपके हार्मोन्स अच्छे से आपके पीनियल ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड से निकलेंगे ही नहीं। और हम्म। आपका जब तक खुद पे ही कंट्रोल नहीं होगा, बाहर से दिखने में चाहे कितना भी स्माइलिंग फेस लगे, फिर वो अंदर से जब देखोगे, जैसे आज के टाइम पे तो पेस्टिसाइड वाले सेव आते हैं, सब आते हैं, ऊपर से बड़े सुंदर दिखते हैं, अंदर काटो तो जी। कुछ नहीं। सेम वही हाल अभी हम लोग का हो रहा है। सो योगा इज नॉट ऑल अबाउट आसनास, कि हाथ पैर हिलाया, दौड़ा भागा, उन सब चीजों से। ये इससे कई ज्यादा है कि जीवन जीने की शैली है। इसीलिए हम लोग आज डाइट की बात कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंस, आपका एक्सरसाइज का बैलेंस, आपका खाने का बैलेंस, आपके नींद का बैलेंस, आपके थिंकिंग प्रोसेस का बैलेंस, की सब कुछ कैसे आप बैलेंस कर सकते हो। और वो बैलेंस तभी होगा जब एक दूसरे को आप बैलेंस करें, नींद को बैलेंस करें, खाने को बैलेंस करें, एक्सरसाइज को बैलेंस करें, यानी जो भी आप योग करते हैं, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, अगर आपको बहुत ज्यादा, नहीं तो सिर्फ 1 घंटा 45 मिनट भी आपको आप योग आसन करिए, और 15-15 मिनट के प्राणायाम करिए। फिर धीरे धीरे अपने आप आपके चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। हाँ मन, बताइए आप इसमें और क्या ऐड करना चाहेंगे, कि मैंने एकदम सही कहा, या और भी कुछ है जो लोगों को जानना चाहिए? एकदम 100% सही कहा कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, ध्यान समाधि तो लास्ट के स्टेजेस हो गए। लेकिन अगर बिल्कुल हमें बिल्कुल फायदा चाहिए तो शुरुआत में यम नियम के साथ आसन, क्योंकि बिल्कुल। एवरीथिंग में, सब कुछ चीजों में क्या होता है, भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर जी। भाव है तो वो जो खाना जो आपको लग रहा है कि ये हेल्दी नहीं है ना, वो भी हमारे लिए हेल्दी हो जाता है। हम्म। उसमें भाव का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 5 साल प्रॉपर गुरुकुल में मैंने अध्ययन किया है। तो गुरुकुल के समय पे जब भी हम लोग 3 टाइम का अन्न ग्रहण करते थे, तो उस समय सबसे पहले क्या होती थी, प्रार्थना होती थी। ओम अन्नपते अन्नशनो देहि अग्निवश सुष्मिणा प्राप्रा दातारम तारिस हुर्जनो देहि द्विपदे चतुष्पदे। तो उससे क्या होता है ना, हम अन्न को एक प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। तो वहां पे भाव इंक्लूड होता है। जहां पे जी। भाव इंक्लूड होता है ना, जैसे कि एक बार मैं इस्कॉन टेम्पल पे गया था। तो इस्कॉन में मैं रात में गया और वो सुबह का प्रसाद था। तो प्रसाद में ऐसा, जब मैं छोटा था, मथुरा में ही मैं पढ़ा हूँ, तो मैंने कहा कि ये प्रसाद में थोड़ा सा, मतलब आई थिंक ये खराब हो चुका है। तो वहां पे पंडित जी ने मुझे समझाया और उन्होंने कहा कि अगर ये खराब भी है ना, तो इसमें हम लोग के भाव इंक्लूड है। भाव आपको दिक्कत नहीं देगा। यही चीज जब मैं गुरुद्वारे में गया था ना, तो गुरुद्वारे में लोग ने कहा कि फर्स्ट टाइम जब मैं गुरुद्वारे में गया, कि वहां का लंगर जरूर चख के आना, क्योंकि वो गुरुवाणी को जपते हुए बनता है। जरूरी बिल्कुल, नहीं है और वो बहुत रोटी है। टेस्टी लगता है। बहुत टेस्टी लगता है। तो हम्म। उस समय मेरा पेट भरा हुआ था, फर्स्ट टाइम मैं गया, तो एक सरदार जी ने कहा कि आप मतलब लंगर जरूर चख के जाओ। तो मैं लंगर जरूर चख के गया, और वो अमृत का काम करता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, भाव इंक्लूड होता है। तो अगर भाव आपका इंक्लूड रहता है ना, तो एवरी वर्क आपका काफी अच्छा रहता है। जी। मेनली क्या है, मनसा वाचा कर्मणा, क्योंकि कहा भी गया है वेदों में, यन मनसा ध्यायति तद वाचा वदति, यद वाचा वदति तद कर्मणा करोति, यद कर्मणा करोति तद भी संपद्यते। मनुष्य जैसा मन से सोचता है ना, एक समय के बाद वाणी से बोलना शुरू कर देता है। जैसा वाणी से बोलना शुरू करता है, वैसा ही एक समय के बाद कर्मों को प्राप्त होता है।
तो सदैव शोभनम चिंतयन्तो शोभनम वदन्तो शोभनम कुर्वन्तो यतो हि स्वस्थ शरीरे स्वस्थम मनः वसति स्वस्थ मनसा एव शरीरस्य समाजस्य च कल्याणम भवति। तो स्वस्थ शरीर, जब आप सही भाव के साथ खाना खाते हो या कुछ भी चीजें ग्रहण करते हो तो बहुत ज्यादा फायदा करती है। तो भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जी इसीलिए जी, कहा भाव गया है बहुत मनसा वाचा इम्पोर्टेंट। कर्मणा। बिल्कुल जी। बिल्कुल। भाव बहुत इंपॉर्टेंट होता है, माइंडफुलनेस ईटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अपने पास क्वेश्चन है कि कैसा खाना खाए जिससे बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, ये सात्विक खाना। प्रश्न मेरे माइंड में भी था, क्योंकि मैं आपसे पूछने भी वाला था ये प्रश्न जस्ट अभी, क्योंकि हम लोगों को हर जगह पे कहा गया है, जैसे कि अभी आपने कोश की बात कही, तो उसमें भी हम्म। सबसे पहले आता है अन्नमय कोश, कि अन्न कैसा होना चाहिए। और श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है युक्ताहार विहारस्य, तो वहां पे भी बिल्कुल आहार को युक्त कहा गया है। तो ऐसे कौन से हेल्दी फूड्स हम खा सकते हैं या हमारे पास ऑप्शंस है जो डेली लाइफ में हम मतलब हमें हमें शरीर को, हमारे स्थूल शरीर को, हमारे सूक्ष्म शरीर को स्वस्थ रखती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके लिए बहुत इजी आंसर है और बहुत इजीली आप इन सब चीजों को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, ज्यादा भाग दौड़, ज्यादा चीजों के पीछे मत जाइए कि क्या खाएं क्या नहीं खाएं, या फिर मतलब ये वाला वाटर पीजिए या वो वाला वाटर पीजिए। अगर आप स्ट्रेसफुल होके कुछ भी करेंगे तो आपको, पहली बात तो वैसे ही आपका माइंड स्ट्रेस हो चुका है, और फिर आपने एक भी जी। दिन मिस किया तो आपको वैसे स्ट्रेस हो जाता है कि आज हमने पिया नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले तो अपना स्ट्रेस दूर करें। तो अब हम बात करें कि ऐसा कौन सा खाना खाएं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो जितनी भी सीजनल चीजें होती है वो आपको सब डिटॉक्सिफाई करेगा। सात्विक खाना यानी, अगर आपको अपनी बॉडी को एक बार डिटॉक्सिफाई करना है तो आपके मिर्च मसाले जो है वो एकदम कम कर दीजिए। ठीक है, तो उसमें ज्यादा स्पाइसी नहीं होना चाहिए, ज्यादा उसमें ऑयल नहीं होना चाहिए। और ये सब चीजें आप सुनते भी हैं, और ये हमारे शास्त्रों में पुराने टाइम से बताया हुआ है कि अति तो सब कुछ नुकसान करेगा। तो एकदम सिंपल चीजें रखिए, ज्यादा नमक भी नहीं, ज्यादा मीठा। मीठे की बात करें तो मीठा आज के टाइम पे बहुत चल रहा है। आपको वैसे शुगर की कोई नीड ही नहीं है, कार्ब शुगर ही है। आप शुगर खा रहे हैं, आप आलू खाते हैं, आप बनाना खाते हैं, नेचुरल शुगर लीजिए। आपको अगर खाना है तो डेट्स खाइए, है ना। गुड़ ठीक है, गुड़ से भी ज्यादा अच्छा मैं कहूंगी किशमिश खा लीजिए, डेट्स खा लीजिए। तो वो सब चीजें आपको आयरन भी देगी, मीठापन भी दूर करेगी। बहुत ज्यादा क्रेविंग होती है आपके मीठे खाने की कि भाई मुझे बहुत मीठा खाने का मन करता है, तो देखो एक बार आपने अपने दूध मुंह को मीठे से भर दिया ना, तो एक बार आपकी क्रेविंग मिट जाएगी। तो आपको जी। अगर बहुत ज्यादा मिठाई खाने का मन कर रहा है, खजूर ला के रखो। अब तो वैसे भी ठंड का टाइम आ गया, खजूर खा लो, अच्छे से खा लो। भले ही अच्छे नहीं लगते हैं बट एक बार खा लो, पर वो जो वो मिठास मुंह में घुल जाएगी ना, फिर आपको वो क्रेविंग नहीं होगी कि अब मुझे कुछ मीठा दो खाने के लिए, वो आपको नहीं फील होगा। तो कुछ आप अपनी इस चीजों को बचा सकते हैं। दूसरा, सीजन के अकॉर्डिंग खाइए। जिस सीजन में जो उगता है उसको उसी सीजन में खाए, कोल्ड स्टोरेज वाला ना खाएं। आपको कैसे पता लगेगा कि किस चीज का सीजन है? जब स्मॉल वेंडर्स के पास आपको फ्रूट्स दिखने लग जाए कि भाई हाँ, हर एक लारी पे आपको फ्रूट्स दिख रहे हैं, जी। तो आपको सेब दिख रहा है, तो आप उससे उस टाइम पे वो खाइए। अब जैसे बात करें कि सीजन में, तो सीजन में क्यों उग रहा है वो, उसी सीजन में क्यों उग रहा है। लाइक वाटरमेलन खाली गर्मियों में क्यों उगता है, बाकी टाइम क्यों नहीं उग रहा? अब ये शादियां हैं, शादियों में फ्रूट्स की भरमार होती है, उसमें वाटरमेलन भी देखने को मिलते हैं। अभी मैं चाहूंगी तो शादी में दिखेगा। ठंड के समय में वाटरमेलन का कोई काम ही नहीं है। गर्मियों में आपका पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो भगवान ने उस वाटरमेलन को बना के भेजा है ताकि आपका पित्त ठंडा हो जाए। आप समर में खाइए वाटरमेलन। विंटर में आपको वाटरमेलन खाने की क्या नीड है, क्योंकि ऑलरेडी आपका कफ बढ़ा हुआ है और उसमें आप और उसको ठंडा कर रहे हैं। लेथार्जिक नेक, तामसिक स्वभाव बढ़ा हुआ और खुद को आप तामसिक बना रहे हैं। तो भगवान ने बहुत सोच समझ के हर एक ऋतु को बनाया है। हमारे इंडिया में 6 ऋतु है। जो लोकल उगता है उसी चीज को आप खाइए। हम्म। बहुत ज्यादा आपको सोचने की नीड ही नहीं है। खाने सिर्फ हम लोग का ले दे के सब कुछ सिर्फ खाने खाने पे रह गया है। आपको खाना सिर्फ बॉडी को एनर्जी देने के लिए है। ठीक है। हाँ, कभी कभी कोई वंस इन अ मंथ आपने कोई बाहर का खा लिया तो वो भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि बस अब तो अब आप गए, आप खाइए। आप 15 दिन में एक बार बाहर का खाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डेली बेसिस की जो आपकी चीजें हैं वो मॉडरेट होनी चाहिए। तो मटर, अगर मटर के सीजन में भी सर्दियों में उग रही है तो सर्दियों में ही खाइए। गर्मियों में आपको कोई मटर पनीर खाने की नीड नहीं है। तो जो जिस सीजन में उग रहा है उसको उसी सीजन में खाइए, क्योंकि वो हमारे शरीर की प्रकृति और नेचर की प्रकृति के अकॉर्डिंग उगता है और वो आपको ज्यादा फायदा करता है और हेल्दी रखता है। मसालों का उपयोग हो गया जरूरी है, क्योंकि मसाले भी हमारे शरीर को चाहिए, पर लिमिट में। तो हर एक चीज लिमिट में खाना बहुत जरूरी है। तो हेल्दी फूड ऑप्शंस चुनना आपके लिए बहुत इजी है कि भाई जब उग रहा है, जो उग रहा है हमको उस टाइम पे वो
खाना है, खाना। दैट्स इट। अगर उससे आपको गैस्ट्रिक बनती है, उससे आपको दिक्कत होती है, तो उसको अवॉइड करिए। कुछ और जो चीजें आ रही है, और अब तो वैसे भी हरी सब्जियों का भरमार है, जितना आयरन वगैरह सब चाहिए विंटर में सारा इकट्ठा कर लीजिए। हाँ, तो अमन, मैं एक और चीज पूछूंगी कि लाइक हम लोग ठीक है खा लेते हैं, तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जेंडर्स, उम्र या फिर इस तरीके के फैक्टर्स क्या असर डालते हैं हमारे मेटाबॉलिज्म पे, और हमको क्या इसके अकॉर्डिंग भी खाना खाना चाहिए? सबसे पहले तो मैं इसमें कॉमन चीज ऐड करूंगा, जैसे अभी आपने कहा था ना कि हमें ऋतुओं के अनुसार खाना चाहिए, तो हम्म। इसमें एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा सूत्र है। हित भुक मित भुक ऋत भुक। हितकारी भोजन करें, हमें पता है कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। तो हितकारी भोजन करना चाहिए, मिताहार भोजन करना चाहिए, मित भुक एंड ऋत भुक, बिल्कुल। ऋतुओं के अनुसार भोजन करना चाहिए, जो आपने कहा। तो ये तो तीनों पे अप्लाई होता है, मतलब अगर कोई भी जेंडर है, पुरुष हम्म। है, स्त्रीलिंग है, कोई भी है, उन सबको ये तीनों का फॉर्मूला तो 100% अप्लाई करना ही करना चाहिए। बिल्कुल। तो पुरुषों में क्या होता है ना, सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन करके जो हार्मोन्स होता है वो काफी एक्टिव रहता है। तो पुरुषों के लिए अगर मैं बात करूं तो उनको प्रोटीन ज्यादा से ज्यादा लेना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, फाइबर ले सकते हैं। यहीं पे अगर महिलाओं के लिए बात करूं तो महिलाओं में ज्यादातर क्या होता है, कैल्शियम की कमी होती है, तो उनको कैल्शियम का अच्छे से ध्यान देना चाहिए। आयरन का थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, और मैग्नीशियम का थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं। इसके साथ साथ पीरियड्स के समय पे सबसे खास रूप में अगर मैं बताना चाहूँ, बिल्कुल। तो बिल्कुल। पीरियड्स के समय आता ही इसलिए है कि वहां पे थोड़ा सा आप सतर्क हो जाओ। जैसे पीरियड्स के 1-2 दिन पहले तो हमारा क्या होता है, जठराग्नि काफी अच्छी रहती है, लेकिन उस समय क्या होती है ना, थोड़ी सी मंद रहती है, क्योंकि उस समय चारों तरफ से क्या हो रहा है, हमें रिकवर कर रही है हमारी बॉडी। तो बिल्कुल। उस समय बिल्कुल। अगर हम हल्की चीजें खाते हैं, जैसे अगर पहले के समय में कहा गया था कि आप अचार को छोगे तो अचार खराब हो जाएगा, अचार खराब नहीं होगा, 100% खराब नहीं होगा। आप कहीं पे भी जाके कुछ भी टच करो, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि माताओं से तो हम लोग खुद ही उत्पन्न हुए हैं, तो हम कैसे, मतलब ऐसे कोई चीजें गलत नहीं है। बस उस समय ये संकेत दिया गया था कि उस समय खट्टी चीजें नहीं खानी है, अचार वाली चीजें आपको नहीं खानी है। उस समय आप ज्यादा, जैसे रसोई में जाने से मना किया जाता था, उसका रीजन भी यही था कि आप पकी हुई चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो। आप रोटी या फिर जो सब्जियां भाजी जो पक के आती है ना, वो सारी चीजों पे थोड़ा सा कम, मीठे पे थोड़ा सा कंट्रोल उस समय कर सकते हो। उस समय ज्यादा से ज्यादा आप रॉ चीजों को खा सकते हो, आप फल का सेवन कर सकते हो अच्छे से, आप सैलेड खा सकते हो अच्छे से। तो जितनी कच्ची चीजें और जितना आप कम खाओगे, जितना अच्छा रहेगा, तो ये थोड़ा सा रहता है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं कि जैसे कि अगर छोटे बच्चे रहते हैं, तो छोटे बच्चों में क्या होता है, उस समय कफ प्रधान रहता है, मिडिल एज में क्या होता है, पित्त प्रधान रहता है, और जो लास्ट के एज में रहता है, ऑलमोस्ट मान लीजिए आप 50 के बाद, वो समय हमारा क्या होता है, शरीर में वात प्रधान रहता है। तो ये तो जनरल होता है, और सबको, सबकी प्रकृति अलग अलग है। जैसे ये नहीं कह सकता कि पुरुषों में अगर किसी को क्या पता, जैसे अभी आपने बताया कि किसी का पित्त बढ़ा है, किसी का बिल्कुल। वात बढ़ा है, किसी का कफ बढ़ा है, तो तीनों के लिए अलग अलग फॉर्मूलाज काम करेंगे। एक व्यक्ति पे हर एक चीज अप्लाई नहीं हो सकती कि ये जनरल है। तो मेनली क्या बिल्कुल। है कि वो अपने प्रकृति को समझते हुए, वात के अनुसार, पित्त के अनुसार, कफ के अनुसार, फिर वो अपने भोजन का सेवन करे तो अच्छा ही रहेगा। जैसे बच्चों में ज्यादा से ज्यादा वो क्या सेवन कर सकते हैं, वो प्रोटीन को अच्छे से ले सकते हैं, विटामिन मिनरल्स उस समय, क्योंकि भाग दौड़ बहुत करते हैं बच्चे, जी एक्टिव जी रहते जी हैं जी। काफी, और उनको हम्म। जल्दी से एलर्जी भी कोई भी चीज की हो सकती है। तो उनको क्या खाना चाहिए, जिस चीज से ज्यादा कफ हो रहा है वो चीजों से थोड़ा सा बचें। अगर वो चीजें खानी भी है तो दोपहर में खा सकते हो, लगभग 10 बजे से लेके 2 बजे या 3 बजे के आसपास। खट्टी चीजें अगर आपका खाने का मन भी कर रहा है, जैसे केला या वैसी चीजें, बादी आइटम भी हो गया, या फिर संतरा उंतरा हो गया। संतरा सुबह नहीं खाना चाहिए, वो दोपहर में आप खा सकते हो। मिडिल एज में क्या रहता है, अग्नि बहुत ज्यादा प्रदीप्त रहती है, और डाइजेशन काफी अच्छा रहता है मिडिल एज में। बिल्कुल। और बिल्कुल। मिडिल एज में भी जैसे हम बहुत सारी चीजें खा सकते हैं, ऐसे खाने में दिक्कत नहीं है। जैसे मैं भी कभी कभी ना एक्सपेरिमेंट करता हूँ अपने ऊपर कि अच्छा मैं ये खाऊंगा तो ये क्या होगा। जैसे मैंने बीच में क्या किया था ना, 7 दिन तक सिर्फ एक दिन एक टाइम का भोजन खाया था। तो उसमें देखना चाह रहा था कि मेरी बॉडी क्या रिएक्ट करती है। तो उस समय मेरे साथ हो क्या रहा था, मेरी एनर्जी काफी सेव रहती थी। उस समय मैं
टेनिस खेलता था, तो टेनिस में मेरा परफॉर्मेंस थोड़ा सा इंक्रीज हुआ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा जो शरीर में ऊर्जा का व्यय होता है वो बोलने से होता है, दूसरा डाइजेशन में होता है। अगर बिल्कुल। आप डाइजेशन कम करोगे या फिर आप सही जगह पे बकल कैविटी से ही चबा के भेज दोगे और वो कम समय लेगा, तो आपके शरीर की ऊर्जा सेफ रहेगी और उसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर जिन भी व्यक्तियों को स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस के समय पे हमें समझना होता है कि स्ट्रेस के समय पे क्या होता है, हमारी जठराग्नि थोड़ी सी मंद पड़ जाती है, क्योंकि कॉर्टिसोल की मात्रा ज्यादा रहती है। कॉर्टिसोल क्या करता है, ब्लड शुगर लेवल को मतलब ऊपर नीचे करता रहता है, ऊपर नीचे करता रहता है, तो उसमें हमारा भाव इंक्लूड नहीं रहता है। तो स्ट्रेस के समय पे भी हमारी जो जठराग्नि रहती है वो थोड़ी सी मंद रहती है। तो हम प्रयास बिल्कुल। करें कि अपने भाव को इंक्लूड करें अच्छे सही समय पे, मतलब सारी चीजें, क्योंकि भाव सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने अभी पहले भी चर्चा की, अभी भी चर्चा कर रहा हूँ। भाव के साथ खाओगे तो आपको खाना बहुत ज्यादा अच्छा और पौष्टिक लगेगा, वो शरीर के लिए हितकारी की भी है। बात है कि जब आपको बहुत तेज भूख लगी होती है तो सिंपल सादी सब्जी रोटी या फिर खाली कढ़ी चावल भी आपको दे दे तो आपको वो बहुत टेस्टी लगती है, क्योंकि एक तो वो आपको भूख होती है जी। कि आपको उस टाइम सिर्फ खाना दिख रहा होता है कि मुझे खाना चाहिए, जी। मुझे खाना खाना है, आपके पास अवेलेबल नहीं है और मुझे खाना है, तो वो इतना टेस्टी लगता है ना, इतना, और वो पचता भी बड़ा जल्दी और वो आपको कभी नुकसान नहीं करता। और आप ये चीज देखना कि जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगी हुई होती है आप ओवर ईटिंग कर भी नहीं पाते हो, जी। आप अपनी भूख से हमेशा कम ही खाते हो, क्योंकि बॉडी ने आपको इंडिकेट किया है कि भाई मुझे ऐसा खाना है, मेरे को भूख लगी है, हंगर है। तो 3 टाइम जब आप मील लेते हैं, रात का खाना आपको कोई जरूरी नहीं है कि रात का खाना आप खाएं ही खाएं, अगर आपको भूख है तो आप कोई भी सूप या इजी डाइजेस्टेबल चीजें ले ले। ओम अनुराग जी। और अगर आपको भूख नहीं है तो आप अवॉइड करिए, बट इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपकी नींद। मान जी। लीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे रूटीन ऐसा हो गया है कि लोग 11-12 बजे से पहले सोते ही नहीं है। आप कईयों के तो कंपल्शन होता है, उनका वर्क ही ऐसा होता है कि वो रात को लेट, बिल्कुल भी मतलब ऐसा है कि चाह के भी जल्दी वो नहीं सो पाते हैं, तो वो लोग कैसे बैलेंस करेंगे इस चीज को कि भाई हम लोग तो जगना ही पड़ता है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो आपका एक सिंपल सा मैं आपको बताती हूँ, जिनके पास ऑप्शन है प्लीज आप लोग टाइम पे सो जाइए, क्योंकि आप 6-6:30 बजे खाएंगे और अगर आप 12 बजे तक जगेंगे तो आपको फिर से भूख लगेगी ही लगेगी, वो आपको फिर से भूख लग जाती है, फिर आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। सेकंड, टाइमली आप सोते नहीं है, तो जिस टाइम पे आपकी बॉडी को, नहीं तो क्या होता है, लेट खाओगे सोओगे तो आपका सारा खाना जो है अच्छे से पचने में ही लगेगा, बाकी बॉडी रेस्ट कर रही है, आपका एब्डोमेन रेस्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ पचाने में लगा हुआ है, और फिर वो फैटी लीवर बनने के चांसेस आपको सबसे ज्यादा हो जाते हैं अगर आप लेट नाइट खाना खाते हो। तो अब जो ऑफिस गोइंग है, जिनका बहुत ज्यादा ऐसा रूटीन है कि वो रात को उन्हें जगना ही पड़ता है, आप रात के टाइम पे सूरज नहीं है तो आप ऐसा खाना लीजिए। उस टाइम पे लोग क्या करते हैं, मैगी खाए, मैगी खाया या कुछ और सॉलिड फूड खाया, आप लिक्विड पोर्शन पे ज्यादा फोकस रहिए। जी। ऐसी चीजें खाइए जो खाने से आपको एक एनर्जी भी आए और आपका तुरंत वो पचने का काम भी करे। दलिया आप ले लीजिए, ठीक है, दूध खिचड़ी आप खा लीजिए, तो कोई भी आप खाना लेते हैं उसको एकदम सेमी सॉलिड बना के आप खाइए, आप हार्ड चीजें मत खाइए। खाने पीने के शौकीन हैं, आपको बाहर का खाना बहुत अच्छा लगता है, प्लीज मैदा कंप्लीटली अवॉइड कर दीजिए अपनी लाइफ में। हमारे इंडिया के अंदर के फास्ट फूड भी अपने आप में एक मैजिक है। पानी पूरी की भी बात करूं तो उसके जो पानी है वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ, आप बात अलग है कि बाहर के वेंडर्स आपको कैसे दे रहे हैं, पर आप घर पे बना के खाइए, पुदीने का पानी, धनिए का पानी, ये सब आपके डाइजेशन को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग करता है। तो जो भी हमारे इंडियन फास्ट फूड है, इंडियन खाना है, वो सब कुछ अच्छा है, और आपको अगर खाने का मन करता है ऑयली खाना तो आप दिन में खाइए, आप जी। रात का टाइम ना लें। हमारे आज के टाइम में डिनर का चलन हो गया है, बेटर है कि आप लंच का चलन बनाइए, फिर से लंच में आप अच्छे से खाइए, सूरज रहता है, आपका डाइजेशन स्ट्रांग रहता है, पित्त आपका एक्टिव रहता है, खाना आपका जल्दी पचेगा, बहुत अच्छे से पचेगा। वही आप रात को खाते हैं वो पचता ही नहीं है, फिर आपको कंप्लेन होती है कि हमें फैटी लीवर हो गया, हमें शुगर हो गया, बीपी हो गया, लो बीपी हो गया। वर्क करेंगे तभी होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। अभी जैसे एक क्वेश्चन और आया हुआ है, केटोजेनिक डाइट यानी लो कार्ब लेना सही है? बिल्कुल लो कार्ब लेना सही है, क्योंकि हमारा फिजिकल एक्टिविटी नहीं है। लो कार्ब उसके लिए सही है जो कि बैठ के कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, ठीक है, जिनको मैन पावर की नीड नहीं है, आपकी बॉडी फिजिकल पावर की नीड नहीं है, तो आप अपने लो कार्ब डाइट लीजिए। बट जिनका फिजिकल वर्क है, लाइक कोई मजदूर है, किसान है, उनको देखा होगा उनका डाइट इतना इतना होता है, इतना चावल इतना रोटी वो खाते हैं फिर भी पचा लेते हैं, क्योंकि फिजिकल उनका है, फिजिकल डाइट उनका एक्सरसाइज है। तो आपकी बॉडी कार्ब्स चाहिएगी, कार्ब्स नहीं है तो बॉडी में एनर्जी भी नहीं है।
कार्ब्स से ही एनर्जी आपको मिल रही है, तो एनर्जी वाला काम कर रहे हैं तो कार्ब्स आपको चाहिए। बट अगर ऐसा कोई काम आप नहीं कर रहे हैं, आपका डेस्क पे बैठा हुआ काम है, तो आपको एकदम लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए। आप कोशिश करिए कि दिन में आप, आपके 2 मील में, एक मील में आपकी रोटी हो, दूसरा मील आपका सिर्फ प्रोटीन का हो। आप इतना अगर बैलेंस कर लेते हैं ना, इसको फॉलो करके देखिए 1 महीने तक, कि 2 टाइम का मेरा मील हो, मेरा ब्रेकफास्ट हो और मेरा लंच हो, जिसमें से मेरा एक मील कार्ब प्रोटीन मिक्स हो, दूसरा मील मेरा सिर्फ प्रोटीन हो और साथ में उसके मिनरल्स यानी सैलेड हो। प्रोटीन और सैलेड का आप अपना बनाइए। और एक टाइम आपको जो फ्रूट है वो लेने हैं, वो आप शाम के टाइम पे ले सकते हैं। आप शाम के टाइम पे सूरज ढलने के बाद सिट्रिक एसिड वाले फ्रूट जो है वो आपको एसिडिटी करेंगे, सूरज ढलने से पहले उन्हें ले लीजिए। फिर भी आप 7 साढ़े 7 बजे तक ये सारे फ्रूट्स आप खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अपना रात का खाना आप इस तरीके से रखिए कि भूख लगती है तो फ्रूट्स ले लिया या कोई सूप पी लिया, और अगर नहीं भूख लगती है तो खाया ही नहीं, और थोड़ा टाइम पे सोना शुरू करिए। तो ये चीजें आपको बहुत वर्क करेगी और धीरे धीरे ट्रस्ट में आदत डाल देगी, क्योंकि मैं हो गए, अमन हो गए, हम लोग भी कोई आप लोग से अलग नहीं है, हमारी भी लाइफस्टाइल वैसी ही थी। धीरे धीरे चेंज करने पे खुद को पता लगा कि कितना फर्क आया है हर एक चीज में। हमने हमारा स्लीप पैटर्न, हमारा डाइट, हमारे योग आसनास, प्राणायाम, इवन अभी की अगर मैं बात बताऊं तो मुझे जुकाम, 2 3 बार ऐसा हुआ कि मुझे जुकाम लगेगी, तो मुझे लगने वाली थी, आपको भी पता लग जाता है कि जुकाम लगने वाली है, वो फील आ जाता है, सिम्टम्स बॉडी पहले ही देना शुरू करती है। मैंने उसमें जो है सूर्य भेदन प्राणायाम किया अच्छे से, और मैंने भस्त्रिका करी, क्योंकि वो आपके अंदर हीट लेके आता है, तो मुझे उस जुकाम लगी ही नहीं उतनी तेज। हम्म। तो योगा डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, डाइट डेफिनेटली आपको हेल्प करता है, मिताहार योग में ही बताया गया है, पर करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा, सिर्फ सुनने से नहीं मिलेगा। राइट अमन? करेक्ट। 100% सही। बिल्कुल बिल्कुल। सो अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। जी। हम लोग इसी के ऊपर एक वर्कशॉप भी देने वाले हैं, जो वर्कशॉप है कि जिसमें आपको पता लगेगा कि आपका वात पित्त कफ यानी आपके बेसिक दोषास कौन से हैं, आपकी बॉडी की प्रकृति क्या है, और हम आसन और प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, जिसके अंदर आपके डाइजेशन को स्ट्रांग करने वाले आसन और प्राणायाम का अभ्यास हम करेंगे। तो कोई भी है जो ये वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहता है, वो हमारे बायो में जाके, लिंक है अपकमिंग वर्कशॉप की, वो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, जहाँ पे आपको और आगे की डिटेल मिलेगी। और अगर आपको बायो में लिंक नहीं मिलता तो आप हमें डायरेक्ट डीएम भी कर सकते हैं। करेक्ट। हो गया। इसके साथ साथ जो हमारा सेकंड वर्कशॉप होगा वो हमारा संघ प्रक्षालन क्रिया पे होगी। संघ प्रक्षालन क्रिया को मैं थोड़ा सा अगर एक्सप्लेन करूं बहुत ही कम शब्दों में, तो संघ प्रक्षालन क्या करता है हमारे शरीर में पूरे, जैसे कि जब हम खाना खाते हैं तो वो क्या होता है, सबसे पहले माउथ में जाता है, माउथ से क्या होता है फिर वो हमारा एसोफेगस से होते हुए फिर वो स्टमक में आता है, स्टमक के बाद वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लंबाई होती है वो 6 मीटर लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद वो रेक्टम एनस के थ्रू बाहर चला जाता है। तो माउथ से लेके रेक्टम एनस तक की जो लंबाई होती है वो ऑलमोस्ट 9 मीटर तक होती है। तो ये क्या करता है, ओवरऑल 9 मीटर को क्लीन अप करता है, बिल्कुल क्लीन करता है। क्योंकि बहुत समय से क्या होता है ना हमारे स्टमक में, जैसे आप मान लो कि आप दही जमाते हो या कुछ भी चीजें बर्तन रखते हो, आपने क्या किया, 20 दिन पुराना जो खराब हो चुका दही है वो भी क्या कर रहे हो, नई दही के साथ फिर से मिला दोगे तो वो भी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो बहुत से ऐसे चिपचिपे पदार्थ हमारे स्टमक में, हमारे इंटेस्टाइन के पास में, हमारे पार्ट में, लार्ज इंटेस्टाइन के पास में चपके हुए हैं, जो कि पाइप के लेंथन को भी क्या करते हैं, कम करते हैं। तो वो जितने भी चिपचिपे पदार्थ हैं उन सबको निकालने में काम करेगा। तो डिटॉक्स के लिए बहुत ही अच्छी क्रिया है। और इसके लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि 2 दिन पहले हम अपने डाइट को थोड़ा सा मैनेज करते हैं, वो सारी चीजें जानकारी हम आपको वर्कशॉप में, फर्स्ट वर्कशॉप में देंगे कि आपको कैसे मैनेज करना है। फिर सेकंड वर्कशॉप में हम ये संप्रक्षालन क्रिया भी करेंगे। उसके बाद बिल्कुल भी कैसे आप खाने का सेवन कर सकते हो, क्योंकि जब हम डिटॉक्स कर रहे हैं ओवरऑल हमारा क्या हो रहा है, क्लीन अप हो जा रहा है। तो अब हमें किस चीजों से शुरू करना, हम ऐसा नहीं है कि हम फिर से नॉर्मल खाना खा सकते हैं, रोटी दाल, उन सब चीजों से हमें थोड़ा सा बचना रहेगा। तो उस समय भी क्या खा सकते हैं वो सारी जानकारी भी हम आपको फर्स्ट वर्कशॉप में देंगे। तो जरूर आप लोग जुड़िए, अगर जुड़ना चाहते हैं बायो में लिंक भी है, पर्सनली डीएम भी कर सकते हैं। उसके बिल्कुल साथ बिल्कुल। और साथ हम बहुत, हाँ उसके जी साथ हाँ जी। साथ मैं
एक रिक्वेस्ट भी आप सभी लोगों से करना चाहता हूँ। आप फ्यूचर में चाहते हो कि हम लोग भविष्य में किन चीजों पे इंस्टाग्राम लाइव करें? जैसे कि मेरे माइंड में भी बहुत सारे प्रश्न चल रहे हैं, लोग मुझसे पूछते हैं क्या योगा से वेट लॉस होता है? तो क्या ऐसे ऐसे जो भी टॉपिक है आप हमें सजेस्ट भी कर सकते हो कि आप चाहते हो कि हम इस चीज पे इंस्टाग्राम लाइव करें, तो आप हमें पर्सनली डीएम भी कर सकते हो एंड यहाँ पे भी अभी भी बता सकते हो। बिल्कुल, आप अभी क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जाता है, क्या योगा से वेट लॉस होता है? हम्म। तो अगर आप इसका आंसर जानना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम इस पे एक लाइव लें और आपको पूरा प्रॉपरली गाइडेंस दें इसके ऊपर कि योगा से वेट लॉस होता है कि नहीं होता है, तो प्लीज हमें जरूर बताइए। वर्कशॉप कब है एंड कहाँ है? वर्कशॉप ऑनलाइन होगी। आप व्हाट्सएप ग्रुप जो है हमारे बायो में है, आप उसमें जाके आप उस ग्रुप से जुड़िए जिसमें आपको और फर्दर डिटेल मिलेगी वर्कशॉप के बारे में। ये नेक्स्ट संडे जो है वर्कशॉप होने का प्लान है। बाकी आपको जो भी डिटेल है वो उसमें व्हाट्सएप में आपको मिल जाएगा। परफेक्ट। तो इसमें क्या है ना, जैसे कि अभी हम लोगों ने वात पित्त कफ की बात की, तो वात पित्त कफ सबका अलग है, सबको देखने का बिल्कुल तरीका भी अलग बिल्कुल है। जैसे ये 6 प्रकार की इसमें प्रकृति हो सकती है, किसी का वात बढ़ा है, किसी का पित्त बढ़ा है, किसी का कफ बढ़ा है, किसी का वात पित्त। जैसे कि अभी आपने बिल्कुल। बताया, मेरा थोड़ा सा क्या है, वात या पित्त है, दो है ना वात शायद आपके। पित्त है, फिर हाँ। वात ज्यादा है, फिर पित्त है, फिर कफ है, तो सबका इस तरीके से दो जो है ना वो डोमेन रहता है, करेक्ट। बहुत ज्यादा रहता है। और इसका हम लोग आपको एक जर्नल पूरा आइडिया दे देंगे कि आपका बेसिकली आपकी प्रकृति हम्म। क्या है। तो हम्म। जब आप उस ग्रुप में आएंगे तो जो जो चीजें हम आपसे मंगवाएंगे, जो चाहिएगा प्रिपरेशन चाहिएगा, वो सब कुछ हम उसमें अपडेट करेंगे, वो आप लेके आइए जिससे आपको बेसिक बेसिक ऊपर का पूरा आइडिया मिल जाएगा कि हमारी बॉडी टाइप क्या है। सिम्टम्स आप नोटिस कर पाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप खाना खा पाएंगे, उसके हम्म। अकॉर्डिंग आप अपने आसन अभ्यास भी कर पाएंगे। तो हम्म। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वर्कशॉप होने वाली है। प्लीज जरूर से ज्वाइन करके देखिए, और ये आप ज्वाइन करेंगे तभी उससे जो नेक्स्ट वर्कशॉप है शंख प्रक्षालन की, उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा क्योंकि हम लोग जनरल गाइडेंस जो पहले प्रिकॉशंस होते हैं वो हम बताने वाले हैं कि शंख हम्म। प्रक्षालन से पहले क्या प्रिकॉशंस आपको रखने चाहिए। संघ प्रक्षालन के साथ साथ उसमें कुंजन क्रिया भी ऐड की जाएगी, क्योंकि कुंजन क्रिया क्या करता है, अपर स्टमक के पार्ट के पास में जो भी पानी जमा रहता है तो वो भी क्लीन अप होता है। तो उसमें दो हम्म। से तीन टेक्निक्स के बारे में बताई जाएगी जो कि क्लिनजिंग कैसे करती है बॉडी को, डिटॉक्स, और ये कब कब कर सकते हो, ओवरऑल सारी जानकारी। क्योंकि आप एक क्लास दो क्लास के बाद क्या करोगे ना, आप खुद से इसकी डेली प्रैक्टिस करने लगोगे। और संघ प्रक्षालन साल में सिर्फ 2 बार होता है, ये भी मतलब लघु संघ प्रक्षालन होता है, दीर्घ संघ प्रक्षालन होता है। तो इन सब की जानकारी आपको वर्कशॉप में मिलेगी, तो प्लीज जरूर से जरूर ज्वाइन बिल्कुल करें बिल्कुल अगर जिनको भी बिल्कुल। जिज्ञासा है तो। प्रक्रियाएं बहुत बहुत अच्छी हैं, और 6 महीने में एक बार आपको षटक्रिया, क्योंकि आपके इंस्टेंट बॉडी को क्लीन करती है, तो 6 महीने में एक बार आप षटक्रियाएं जरूर करवाएं। और जिनको भी कॉन्स्टिपेशन का इश्यू रहता है बहुत ज्यादा, वो तो हम्म। शंख प्रक्षालन जरूर से करें। उनके लिए तो करेक्ट। रामबाण इलाज है ये, कि उनका कॉन्स्टिपेशन रिलीज होगा और बहुत सी बीमारियां दूर होगी, क्योंकि गट को ही हम सेकंड माइंड बोलते हैं। गट हम्म। हेल्दी मीन्स हैप्पी यू। आपका पेट एकदम ठीक है, पेट एकदम नरम है, पेट अच्छा लग रहा है, हल्का हल्का लग रहा है, तो आप भी हल्के हल्के रहते हो। पर पेट एकदम ठीक नहीं रहता तो वो क्योंकि खाने से ही, न्यूट्रिशन से, ऑक्सीजन से ही तो पूरा बॉडी चल रहा है ना, जी। वो प्रॉपर फंक्शन नहीं होता है। तो हमारे बाकी सारी चीजें देखिए, हर बड़ी बीमारी की जड़ हमेशा छोटी बीमारी होती है जिसे आप इग्नोर करते हैं। हम्म। आपको कॉन्स्टिपेशन है, आपको एसिडिटी है, आपको लो बीपी है, आपको हाई बीपी है, आपको हेडेक होता रहता है कॉन्स्टेंटली। तो ये सब चीजें आप क्या कंसिडर करते हो कि हाँ ठीक है, एसिडिटी तो हो रही है, दवाई खा ली, गैस्ट्रिक हो रहा है यार, ठीक है थोड़ा आज गैस सा बन रहा है, दवाई खा ली, हाँ कॉन्स्टिपेशन है, एक दो दिन चलता रहता है। तो ये सारी चीजें ही तो जड़ है। आपकी अगर एसिडिटी बन रहा है, हम्म। एसिडिटी एसिड रिफ्लक्स में बदलेगा, एसिड रिफ्लक्स से वो आपके पेट का अल्सर या फिर आपके माउथ के अल्सर में बदलेगा, आपकी लीवर फेलियर होने तक का चांस होगा। तो कोई भी बड़ी बीमारी सडनली आपको कभी नहीं आती है, वो प्रिपेयर करती है आपको सालों से। 3 साल, 4 साल, 5 साल तक आपको प्रिपेयर करेगी, तब जाके वो बड़ी स्टेज में, और जब वो बड़े स्टेज में आ जाती है और सिम्टम्स बहुत ज्यादा दिखते हैं तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर भी क्या कहेंगे, जब आपने बीमारी को पाल ही लिया है तो वो यही बताएंगे कि आपको, फिर आप सोचते हैं अरे यार कैसे हो गया। तो रिकॉल हम्म। करो कैसे हो गया, क्या बॉडी ने तो अंदेशा आपको दिया ही था ना कि भाई आपको हो रहा है, आपका सही नहीं है बॉडी, कुछ हम्म। क्योर करो। और ये सारी चीजें आपकी हर छोटी प्रॉब्लम को बड़ी जल्दी क्योर कर देता है। तो आप जब जड़ को ही खत्म कर देंगे तो बीमारी बड़ी होगी ही नहीं। हम्म। आपको हार्ट अटैक आता है तो कोलेस्ट्रॉल जो है
थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा करके आपके हार्ट के वॉल्स पे चिपकता रहता है, डेली बेसिस पे चिपकता है। हम्म, और इसको डिटॉक्सिफाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, आप तो ब्रीथ भी नहीं लेते हो प्रॉपर। ठीक है, हम लोग इस पे भी एक लाइव कर सकते हैं कि ब्रीथ कैसे लेना चाहिए। जी 95% लोगों को नहीं पता, जो नॉर्मल लेमैन है, कि ब्रीथ कैसे करना चाहिए। हम लोग हमारी ब्रीथ ही भूल चुके हैं। तो ब्रीथ ही नहीं कर रहे हो, ऑक्सीजन लेवल ही अच्छा नहीं ले रहे हो, तो बेचारा हार्ट पंप कैसे होगा, कोलेस्ट्रॉल तो इकट्ठा होगा। और होते 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 एट द एंड आपको अटैक आते हैं, जो आज के टाइम पे बड़े कॉमन हो रहे हैं। तो अपने जड़ पे वर्क करना शुरू करिए, जरूर से षट क्रियाओं पे, शंख प्रचालन पे, अपने डाइट पे, योगा पे, हर एक चीज पे बिलीव रख के करना शुरू कीजिए। वर्क अपने आप देगा, क्योंकि बॉडी एक एक महीने में खराब नहीं हुई है, सालों में हुई है। तो ठीक करने में कुछ थोड़ा समय तो आपको देना ही पड़ेगा, धैर्य के साथ, जो तपस्या हम कहते हैं, जो हमारे नियम में भी आता है कि तपस्या नहीं करोगे तो शरीर आपको कुछ नहीं दे पाएगा। जी अमन, बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। हम्म, हाँ हाँ, तपो द्वंद्व सहनम कहा भी गया है। द्वंद्व को सहना, ईश्वरकृत कार्यों को करते समय जो भी द्वंद्व आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, दिक्कत आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको क्या करना, खुश रहते हुए सहना, वो तप कहलाता है। बिल्कुल तो बहुत ही बिल्कुल। इंपॉर्टेंट है कि हम किस प्रकार से अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं उसके लिए। एंड जब भी हम कुछ चीजें खाते हैं, जैसे प्रियंका जी ने अभी ऐड किया, तो वो सालों सालों की चीजें होती है। कि ऐसा नहीं है कि अभी मुझे दिक्कत हो रही है। जैसे कि अगर मैं आज जो खाना खा रहा हूँ ना, वो मेरे शुक्र धातु तक पहुंचने में 40 दिन का समय ले रहा है। जैसे जो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। आज खाना खाया, वो सबसे पहले क्या हो रहा है, 2 से 3 दिन में तो रस बन रहा है हम्म, पूरा उस चीज का। फिर रस के बाद वो क्या हो रहा है, 6 से 7 दिन में मांस बन रहा है। फिर वो हाँ, मीट में कन्वर्ट हो रहा है। फिर वो अस्थि बिल्कुल। में आ रही है, तो फिर वो अस्थि मजा अस्थि मज्जा में आ रही है। आती है। तो वो बिल्कुल। 40 दिन का प्रोसेस, लोग सोचते हैं अरे यार मैं तो 15 दिन से बहुत अच्छा खाना खा रहा हूँ, मुझे फायदा ही नहीं हो रहा। अरे 15 दिन से कैसे फायदा हो जाएगा, 40 दिन का प्रोसेस। आपकी जो सातवीं धातु है, वो 40 दिन पहले जो आपने खाना खाया था, वो इसमें कन्वर्ट होने में 40 दिन लगा। तो वो बहुत हम्म, समय जैसे होता है ना। और पर ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमें जड़ पे वर्क करती हैं। जैसे प्राणायाम क्या है, आसनास क्या है, ये हमारी जड़ पे काम करता है। अभी अभी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, वो तो कोई ना कोई मेडिसिन पकड़ा देते हैं, वो क्या करेगा, ऊपर ऊपर से आपको कुछ समय के लिए आराम कर देगा। लेकिन अगर आप नहीं, और चाहते हो कि बिल्कुल वो भी कहते हैं कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। तो हेल्दी हाँ लाइफस्टाइल का मतलब क्या हुआ, एट द एंड तो डॉक्टर भी आपको यही सजेस्ट करते हैं कि आप हेल्दी लाइफस्टाइल में जाइए। तो जी आप जब तक, दवाइयां जरूरी हैं, डॉक्टर अपनी जगह सही है, पर वो दवाइयां अकेली वर्क नहीं करेगी जब तक आप हाथ पैर नहीं हिलाओगे। वो आपकी हम्म, इतनी से इतने बड़े बॉक्स जरूर बदल जाएगी, बट वो आपकी हम्म, कम नहीं होगी। आप सोचे कि एकदम कम होके खत्म हो जाए, अनलेस एंड अनटिल आप अपनी हेल्थ जर्नी की तरफ नहीं मुड़ेंगे, तो जी आप अपने जीवन को बैलेंस नहीं करेंगे, तो आपको फिर दवाइयों पे जीना ही पड़ेगा, और उस पे बस इतने से इतना बड़ा बॉक्स, इतने से इतना बड़ा बॉक्स आप करते जाएंगे। यही हो सकता है। तो ऑप्शन हम्म, दो ही है, या तो आप हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ मुड़िए, या फिर आप जो है दवाइयों की तरफ या हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहें, जिसमें डॉक्टर भी क्या करेंगे अगर आप खुद ही अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। जब तक जी हम खुद हमारा ध्यान नहीं रखते हैं तो दूसरे कैसे रख लेंगे, हम्म। पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अपनी सेल्स सेवा है। संसार की सबसे बड़ी सेवा है, तो अपनी सेवा, बिल्कुल अपने से प्यार बिल्कुल। करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सीधी सी बात है कि आज कोई भी केस बिगड़ भी जाता है, तो डॉक्टर सीधा ये बोलते हैं कि अ, भगवान भरोसे। क्या है उनका कहने का मतलब, क्या है हम्म, कि इनकी इच्छा हुई तो ये जी जाएंगे। आपके विल पावर की बात कर रहा है डॉक्टर। आपका सेल आपकी बॉडी खुद जनरेट करती है, सेल से टिश्यू जी बनते हैं, टिश्यू से आपका मसल्स बनता है, मसल से आपके फिर बोन्स रिकवर होते हैं, आपकी सब चीजें प्रोटेक्ट होती है। तो ओवरऑल आपको क्योर तो आप खुद ही कर रहे हो, कोई दूसरा तो कर नहीं रहा। तो जब तक आप खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, या खुद से किए हुए प्रॉमिस आप पूरे नहीं कर पा रहे हो, तो आप दूसरों को बोल ही नहीं सकते कि वो आपको ठीक कर जी दें। जैसे आप, आपको ठंड लगेगी, आप बुखार में हैं, अगर आप सोच लोगे कि नहीं मुझे फीवर है, फीवर है, फीवर है, नहीं मुझसे तो होगा ही नहीं, और ज्यादा होगा आपको। और वही आपके पास कोई सडनली एक ऐसा काम आ जाए जो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, आपको करना ही पड़ेगा वो, तो चाहे आपको कितना भी बुखार हो, आप उठ के तुरंत जाओगे कि नहीं मुझे हम्म, करना पड़ेगा वो काम, क्योंकि वो मेरे लिए जरूरी है। आपका माइंड सेट बदल गया कि वो मेरी प्रायोरिटी है, मुझे करना जरूरी है, तो मुझे उठना पड़ेगा। तो आपने 1 मिनट पहले तक आप बेड से उठ ही नहीं रहे थे, क्योंकि पता था कुछ काम नहीं है, मेरे को बुखार है, ठीक है, और 1 मिनट के बाद जब सडनली कोई वर्क आया, हम उठ के चले गए। तो ये एक सीधा सा एग्जाम्पल है कि आपका माइंड आपको कैसे प्रिपेयर कर सकता है किसी भी चीज को पॉजिटिवली और नेगेटिवली लेने के लिए। तो तो बहुत जरूरी है कि आप यहाँ से प्रिपेयर होइए, चीजों को समझिए, सही तरीके से कीजिए। होप आप लोगों को बड़ा मजा आया होगा और बड़ा अच्छा लगा होगा हमारा लाइफ।
और जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं हमारे वर्कशॉप पे, प्लीज बायो में जाके या हमें डीएम करके व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ले लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हम जल्द ही अपलोड करेंगे, सॉरी नेक्स्ट लाइव हम जल्द ही करेंगे, तो उसके लिए भी आप हमें बता सकते हैं कि हम्म, आपको कौन सा टॉपिक जो है चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे अच्छा, जिस भी टॉपिक पे सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उसी टॉपिक को लेके हम लोग इंस्टाग्राम लाइव जल्द ही लेके आएंगे। शुभ। और अंत में मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि कहा जाता है भूत का शोक, वर्तमान की आसक्ति, भविष्य की चिंता, ये तीन ही दुखों का बिल्कुल। कारण होता है। तो बाई चांस कभी कभी आपको लगता है कि यार ये मैंने खा लिया, तो उस चीज का शोक मत करो कि यार अरे खा लिया, तो बिल्कुल ये नसीब। चीज कभी भी माइंड में मत लाओ, क्योंकि वो क्या करेगा, फिर वो स्ट्रेस लाएगा। स्ट्रेस क्या करेगा, वो आपके डाइजेशन को, जो पहले से ही वीक हो रहा था, वो और वीक होना शुरू हो जाएगा। तो भूत का या शोक जैसे मत कि, करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं कि मैम पिज्जा खाने का बड़ा मन करता है, मतलब जब उन्हें स्टार्टिंग में कंट्रोल करना पड़ता है, मैंने कहा तो खाओ। अगर आपके पास पूरा पिज्जा का पीस पड़ा है, आप सडनली अपनी लाइफ को बोलते हैं ना कि एकदम चेंज नहीं कर सकते, बॉडी नहीं रिकवर हम्म, करेगी उस चीज को। अगर आप फिटनेस फील्ड में आने का सोच रहे हो और आप ऐसे सोच रहे हो कि यार कैसे कंट्रोल करूं, तो आपको एक साथ कंट्रोल आप करोगे तो कभी पॉसिबल नहीं होगा। कंट्रोल करने के लिए आपके पास पिज्जा पड़ा है, एक स्लाइस उठा के खा लो। मुंह में जो सलाइवा बन रहा है ना उस क्रेविंग के कारण, जो आप देख देख के जी जला रहे हो कि नहीं खा पा रही, उससे भी मोटापा होता है। तो आप एक बार एक पीस खा लो, मन को तृप्त कर लो, खुद को शांत कर लो। कौन कहता है आपको पूरा पिज्जा खाओ, वो मत खाओ ना आप। बट ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसे करते हैं कि नहीं खाना ही नहीं है, आज के बाद तो नो, मतलब तो नो, जीरो करेंगे हम लोग। वो ऐसा हम्म, करोगे ना तो बॉडी नेगेटिविटी, माइंड आपका नेगेटिव चीजें नहीं समझता है, वो आपको और फोर्स करेगा, नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। नहीं, ऐसा मत करो, बार बार माइंड को मत बोलो कि नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना। मैं अपना संयम कर रही हूँ, ठीक है, सामने आया थोड़ा सा खा ली। कोशिश करो कि उस जगह पे ना जाऊं जहां वो चीजें बन रही है कि मेरा मन चले या ज्यादा हो। और जब भी आपको ऐसे क्रेविंग्स होती है या कुछ भी आपको खाने का मन कर रहा है, कि जैसे भूख लग गई और भूख लगते ही आपको सीधा मन करता है कुछ अच्छा सा खाना है, आप तुरंत किचन में जाओ, जो भी किचन में हेल्दी बना हुआ है खा के अपना पेट भर लो, पेट तृप्त हो जाएगा, फिर नहीं जी करेगा कि कुछ अच्छा सा मैं खाऊं करके। हम्म, तो इस तरीके से करते करते आप बैलेंस कर सकते हो, और धीरे धीरे जब आप योग करोगे ना, आप खुद आप देखोगे, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरे स्टूडेंट्स का भी एक्सपीरियंस है, और बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं कि योग करना जब आप शुरू करते हैं, शुरू का एक साल आपके लिए मुश्किल हो जरूर होता है, उसके बाद आपकी बॉडी खुद ही आपसे करवाती है, आप खुद ही नहीं खाओगे, आपका मन ही नहीं चलेगा जी, उस चीज पे। जैसे कोई नॉनवेज नहीं खाता है, क्यों नहीं खाता, बचपन से नहीं खाया इसलिए नहीं खाता है, मन ही नहीं चलता उसका कि खाएं। हम्म, और जो खाते हैं उनका बड़ा मन चलता है कि नॉनवेज खाना है, क्योंकि उन्होंने खाया है, हम्म, उनका टेस्ट है उस चीज पे। तो धीरे धीरे खाना बंद करिए, एक साथ खाना बंद मत करिए। धीरे धीरे बंद करते करते फिर आपका मन चलना उन चीजों पे बंद हो जाएगा कि हमको ये खाना है करके। और एक बार आपकी बॉडी रिलैक्स मोड पे रहना शुरू कर देगी ना, फिर आप शुरू नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि शरीर में शांति लगने से कितना अच्छा फील होता है, नींद कितनी अच्छी अच्छी आती है आपको, तो वो अपने आप ही आप अवॉइड करोगे कि नहीं नहीं खाऊंगी तो पहले वाला हाल फिर से होगा मेरा, तो आप नहीं खाओगे, है ना। चलिए, तो बड़ा अच्छा लगा आप सब हमारे साथ जुड़े, बहुत ही, इसके लिए धन्यवाद। सो अमन, हम्म, होप हम नेक्स्ट लाइव जरूर जल्दी ही साथ जरूर। करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और यहाँ तक कनेक्ट करने के लिए। अभी कौन कौन लाइव है आपको दिख रहे हैं? मोनिका जी, स्वाति जी, उपासना दीदी, श्वेता गोनिका जी, जी, आस्था जी, निशु, पंकज जी, माधुरी, इन सभी जी को, प्रवीण जी को, सबको पर्सनली थैंक यू जो लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक एंड यू हम सो लोग मच। जल्दी मिलते हैं लाइव। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, ओके, नमस्ते एवरीवन। नमस्ते, जय श्री कृष्ण।